एपिसोड नंबर 1071। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति बोल चुके, उन्हें पता चल गया कि उन्होंने व्यर्थ में बोला है। जो गांव पहले ही समाधि में जा चुके थे, उनके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। उनकी आंखें कभी मंद तो कभी प्रकाश से भर जाती थी। वह स्पष्ट रूप से किसी साक्षात्कार से गुजर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन में 10 जलती हुई लौ की गोलियां, एक महीने में 300 गोलियां, जिनमें से 20-30% में गोली नसें बनी। ऐसा परिणाम उनके लिए पूरे तारामंडल क्षेत्र को तिरस्कार से देखने के लिए काफी था। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि भले ही वह और गोली नसें बना सकते थे, वह उस संकट को हल नहीं कर सकते थे जिसका वह यादव रवीना रानी में सामना कर रहे थे। उन्हें केवल एक ऐसी जलती हुई लौ की गोली की आवश्यकता थी जिसने गोली बादल बनाए हों। हर बार जब वह बनाते थे, त्रिपाठी जीवक्ति पूरी शक्ति लगाते थे, जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने अपने सभी ज्ञान को चरम पर इस्तेमाल किया और खुद को रसायन विद्या के लिए समर्पित कर दिया। गोली नसें बनने की संभावना बहुत बढ़ गई थी, और जैसे जैसे वह जलती हुई लौ की गोलियां बनाने में और अधिक निपुण होते गए, ये संभावना 20-30% से बढ़कर 40-50% हो गई। इसका मतलब यह भी था कि लगभग आधी जलती हुई लौ की गोलियां जो त्रिपाठी जीवक्ति ने बनाई थी, उनमें गोली नसें थी जो उन्हें अत्यंत मूल्यवान बनाती थी। अगर ये चीजें अग्निगुण वाले किसी कृषक को दी जाती तो वे अपनी शक्ति में तेजी से सुधार कर सकते थे, लेकिन अब त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें एक तरफ फेंक दिया था। उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हर दिन जब वह बनाना खत्म करते थे, त्रिपाठी जीवक्ति थका हुआ महसूस करते थे। तार्किक रूप से केवल 10 जलती हुई लौ की गोलियां उन्हें इतना थका नहीं सकती थी, लेकिन भारी मनोवैज्ञानिक दबाव एक पहाड़ की तरह उन पर दबा रहा था, जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये दबाव भी बड़ा होता गया। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि गोली बादल बनाना कितना कठिन था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे रसायन कला एल्केमिक आर्ट्स विशेषज्ञ जो कभी कभार गोली बादल बनाते थे, कड़वाहट से रोते थे और अपनी महान किस्मत पर आह भरते थे। अब वह इंतजार नहीं कर सकते थे कि उनकी किस्मत उन पर गिरे और इस जरूरी समस्या का समाधान हो जाए। त्रिपाठी जीवक्ति के चिड़चिड़े मूड और माथे पर शिकन के विपरीत जोन गांव का चेहरा दीप्तिमान और उत्साह से भरा कहा जा सकता था। चूंकि त्रिपाठी जीवक्ति के शब्दों ने उन्हें साक्षात्कार में डाल दिया था, उन्होंने पाया कि उनकी रसायन कला कौशल अनजाने में एक बड़े अंतर से सुधर गया था। अतीत में एक ही समय में दर्जनों गोलियां बनाते समय उन्हें किसी भी गलती से बचने के लिए पूरी तरह से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वह आसानी से दर्जनों गोली भट्टियों की लिफ्टों को नियंत्रित कर सकते थे। इसके अलावा त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा सिखाए गए तरीके के माध्यम से उन्होंने सफलतापूर्वक गोली नसें भी बनाई थी। हालांकि उनकी सफलता दर त्रिपाठी जीवक्ति जितनी भयानक नहीं थी, फिर भी ये एक कीमती 10वां हिस्सा थी। एक 10वां हिस्सा हर 10 गोलियों में से एक जो वह बनाते थे, एक गोली नसें बनाएगी। ये कुछ ऐसा था जिसका जोन गांव पहले सपना देखते थे, लेकिन अब यह एक आम घटना थी। जोन गांव का अपना अभिमान और दृढ़ता थी, लेकिन इस मामले में वह त्रिपाठी जीवक्ति के आभारी थे। अगर उन्होंने उस बाधा को तोड़ने में उनकी मदद नहीं की होती, तो जोन गांव का अनुमान था कि वह रसायन कला के मार्ग पर और दूर चले जाते और अंततः भटक जाते। ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति जोन गांव का प्रभाव और अधिक मनभावन होता गया। अब उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उन्होंने उनकी आधी गोली भट्टियां चुरा ली थी। त्रिपाठी जीवक्ति को परेशान करने के बजाय जोन गांव ने अपना पूरा दिन उन रसायन कला तकनीकों से खुद को परिचित करने में बिताया जो त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें सिखाई थी। विभिन्न आत्मसरणियों का अध्ययन किया, गोली नसें बनाने के लिए सबसे उपयुक्त आत्मसरणी का चयन किया और गोली के आकार लेते ही उन्हें बनाया। उनकी फसल बहुत बड़ी थी और उनका अहंकारी स्वभाव भी बहुत संयमित हो गया था। पूरे दिन वह मुस्कुरा रहे थे, सब कुछ उत्सव के मूड में देख रहे थे। जब हिंगलुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कृषक, जो जड़ी बूटियों के परिवहन और उनके द्वारा बनाई गई गोलियों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थे, आए तो उन्हें अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास हुआ। अतीत में हर बार जब वह यहाँ आते थे तो वह डर के मारे कांप जाते थे, मानो वह पतली बर्फ पर चल रहे हों। वह जल्दी से जोन गांव को जड़ी बूटियां सौंपते थे, फिर उनके द्वारा बनाई गई गोलियां ले जाते थे और पहाड़ की घाटी को ऐसे छोड़ देते थे जैसे उनके नितंब में आग लगी हो। डरते थे कि जोन गांव उनके साथ परेशानी करेंगे। जोन गांव का चेहरा हमेशा उदास रहता था, मानो वह उन्हें लाखों संत क्रिस्टल का कर्जदार हो। लेकिन हाल ही में जब वह आए तो जोन गांव के चेहरे पर वास्तव में एक मुस्कान थी और उन्होंने उनसे कुछ शब्द भी कहे, उनके कंधे पर थपथपाया और इन वर्षों में उनकी कड़ी मेहनत के लिए उनकी प्रशंसा की। अंत में जोन गांव ने उन्हें एक कप चाय के लिए महल में भी आमंत्रित किया। कृषक इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, बार बार कहा कि वह हिम्मत नहीं करता और जल्दी से भाग गया। हाल ही का लिनमू फैंग और अन्य लोगों को जोन गांव के साथ क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट करने के बाद उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि जोन गांव के साथ क्या गलत था और केवल स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि इसका त्रिपाठी जीवक्ति से कुछ लेना देना था। वे सभी इस मामले की प्रगति के बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि अगर बर्फ मालिक जागने में असमर्थ थे तो उनमें से एक को दंडित किया जाएगा। सबसे अधिक संभावना है कि पूरी शाखा को फंसाया जाएगा।
गुस्से में तीसरे युवा स्वामी उन्हें खनन के लिए एक अयस्क तारे पर भेजने की व्यवस्था कर सकते थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी इस मामले के बारे में पूछताछ करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हर दिन एक साल जैसा महसूस होता था और वे केवल त्रिपाठी जीवप्ती की पहल करने और उन्हें खबर भेजने का इंतजार कर सकते थे। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती ने रसायन विद्या का एक और दौर समाप्त किया। उनके चेहरे पर भाव उदास था, मानो वह काले बादलों में घिरे हों, पालथी मारकर बैठे हों, गतिहीन। जोंग आओ उनके पास आए, उनके द्वारा एक तरफ फेंकी गई जलती हुई लौ की गोलियां के पहाड़ को देखा और पूछा, आपने कितनी सामग्री के बैचों का उपभोग किया है? 6 महीने, 1800 से अधिक। त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से जवाब दिया। 1800 से अधिक। जोंग आओ ने गहरी सांस ली। 700 से 800 जलती हुई लौ की गोलियां ने गोली नसें बनाई हैं। छोटे बालक, इतना हासिल करने में सक्षम होना आपके लिए गर्व करने के लिए पर्याप्त है। आप और किससे संतुष्ट नहीं हैं? मुझे केवल एक गोली चाहिए जो गोली बादल बनाती हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें देखा, भले ही वे सभी गोलियां गोली नसें बनाती हों, वे मेरे लिए बेकार है। क्या वो छोटी लड़की आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है? मेरा जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि वह महत्वपूर्ण है? त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराए। आपका जीवन उससे जुड़ा हुआ है। जोंग आओ का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उन्होंने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि वह बड़बड़ाए, आत्मा जंजीरें। तो वृद्ध जोंग जानते हैं। बेशक ये वृद्ध मालिक जानता है, केवल आत्मा जंजीरें ही दो लोगों के जीवन को जोड़ सकती हैं। ये हिंगलू और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विदेशी बड़ों में से एक द्वारा खेती की गई एक आत्मकौशल सोल स्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने पिछली बार उसकी जांच की तो मैंने आप दोनों के बीच एक अदृश्य संबंध महसूस किया। एआईओ के लिए ये छोटी लड़की कौन है? आप इस तरह कैसे समाप्त हुए? जोंग आओ बूढ़े और अनुभवी थे, इसलिए सभी प्रकार की सुरागों से वह यह अनुमान लगाने में सक्षम थे कि यादव रवीना रानी और एआईओ के बीच का संबंध उथला नहीं था। अन्यथा आत्मा जंजीरें जैसी कोई चीज नहीं होती। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे और इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बस कहा, वृद्ध जोंग, अब मैं समझता हूँ कि आप अक्सर क्या कहते हैं। जोंग आओ हंसे। गोलियां बनाना कठिन है। जब अन्य लोग ये सुनते हैं तो वे केवल सोचते हैं कि यह वृद्ध मालिक अपने रसायन कला कौशल का दिखावा कर रहा है, लेकिन कितने लोग इसमें शामिल कड़वाहट को समझ सकते हैं? सौभाग्य से, छोटे बालक, आप आखिरकार समझते हैं। वह आखिरकार अकेले नहीं थे और त्रिपाठी जीवप्ती को अपने प्रिय मित्र में ले आए थे। त्रिपाठी जीवप्ती को चुप देखकर जोंग आओ एक पल के लिए रुके, इससे पहले कि वह जारी रहे। आपके पास जलती हुई लौ की गोली बनाने के लिए 200 से कम जड़ी बूटियों के सेट बचे हैं, जो 1 महीने से भी कम समय में उपभोग हो जाएंगे, और वह छोटी लड़की आधे साल से अधिक जीवित नहीं रहेगी। आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, हालिका से और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कहने का अभी भी समय है, लेकिन भले ही आप करें, आपको फिर से कोशिश करने के कई मौके नहीं मिलेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती अपनी जगह पर बैठे रहे और लंबे समय तक सोचा, इससे पहले कि वह कहे, मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वह उठे और बाहर चले गए। जोंग आओ ने उनकी पीठ की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। कभी कभी जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कड़ी मेहनत के बाद कुछ हासिल करने में असमर्थ होता है, तो उनका ध्यान भटकाने और उनके मूड और नसों को शांत करने के लिए अन्य चीजों का उपयोग करना निस्संदेह ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि एक मृत अंत में जाने में सफलता की संभावना थी, यह अक्सर एक व्यक्ति को मानसिक बाधा विकसित करने का कारण बनता था और पागल होने की संभावना अधिक होगी। जोंग आओ का अपना अनुभव सबसे अच्छा उदाहरण था। रसायन कला में उनके 100 साल के अथक प्रयास त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों जितने अच्छे नहीं थे। ये सिर्फ इतना था कि कोई भी त्रिपाठी जीवप्ती को अब प्रबुद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें वास्तव में बाहर टहलने जाने की आवश्यकता थी। शायद उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी जो उन्हें सही रास्ता खोजने में मदद करेगी। यादव रवीना रानी के कमरे में पहुंचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी स्थिति की जांच करने के लिए थोड़ी देर रुके। जब से उन्होंने जलती हुई लौ की गोली बनाना शुरू किया था, त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें देखने नहीं आए थे। आधे साल के बाद यादव रवीना रानी की स्थिति बिगड़ने के संकेत दिखा रही थी और जोंग आओ ने जिस जीवन शक्ति को बनाए रखा था वह लगातार उपभोग हो रही थी, जिससे उनकी बर्फ सफेद त्वचा पर पाले के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि यह इसलिए था क्योंकि दबा हुआ गहराहीन सूर्यमुखी जल एक बार फिर एक भूमिका निभा रहा था। अगर वह गोली बादल के साथ जलती हुई लौ की गोली नहीं बना सकते थे तो यादव रवीना रानी वास्तव में मर जाएंगी। हालिका के लिए और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना असंभव था। अगर वह कोई रास्ता नहीं खोज पाए तो भले ही वह और जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लें, ये बेकार होगा। एक शब्द कहे बिना जोंग आओ के महल को छोड़कर त्रिपाठी जीवप्ती ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वह कहाँ जा रहे थे और बस अपने सितारा शटल को बुलाया और उड़ गए। प्रसिद्ध पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए, जंगलों और दलदलों को पार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से खड़े हुए ठंडे दिमाग से वर्षापात, तारक की संस्कृति और पारिस्थितिकी, पृथ्वी की समृद्धि, कृषकों की अंतहीन संख्या और यहाँ तक कि आम लोगों की समृद्धि और पीड़ा का भी अवलोकन किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने बड़े चाव से देखा। धीरे धीरे उनका चिंतित मूड शांत हो गया और बड़ा पत्थर जो 1 साल से उनके दिल में लटका हुआ था धीरे धीरे गायब हो गया।
त्रिपाठी जीवप्ती आराम से हो गए और अब यादव रवीना रानी और खुद का सामना कर रहे संकट के बारे में चिंतित नहीं थे। एक के बाद एक छोटे शहर में रुकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी जीवन आभा और पदचिह्न पीछे छोड़ दिए। विभिन्न हितों पर बड़े और छोटे परिवारों के बीच संघर्ष को देखते हुए हर जगह खून के छींटे और लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी। ये देखकर कि संप्रदाय कैसे शिष्यों की भर्ती कर रहे थे। कम खेती के ठिकानों वाले कई योद्धा उच्च आत्माओं में भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन उन्हें निर्दयता से समाप्त कर दिया जाएगा। एक समूह को एक कलाकृति पर लड़ते हुए देखकर अतीत की भाईचारे बेकार थी। एक दूसरे को पीठ में छुरा घोंप रहे थे और बेरहमी से एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे। जिनकी ताकत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच गई थी और जो अपने हाथ की एक लहर से बादल और बारिश को बुला सकते थे, उन्हें दूसरों का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हो रही थी। पहाड़ों में स्नान करती हुई एक महिला को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। कुछ और झलकियां चुरा ली इससे पहले कि अज्ञात संप्रदायों की दर्जनों युवा महिलाओं द्वारा शिकार किया जा रहा हो। त्रिपाठी जीवप्ती एक आवारा कुत्ते की तरह दहशत में भाग गए। शराब पीते हुए तब तक पीते रहे जब तक वह नशे में नहीं हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी भी इतने बेलगाम और लापरवाह जीवन का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने अब पाटिल सुमित्रा का ठिकाना खोजने की चिंता नहीं की। उन्होंने अब इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या यादव रवीना रानी की मौत के बाद उन्हें फंसाया जाएगा। नहीं, उन्होंने टोंगहुआन क्षेत्र पर अपने दोस्तों और परिवार को याद किया। पूरी दुनिया उनके चारों ओर घूमती थी, जिससे उन्हें एक अवर्णीय स्वतंत्रता का अनुभव होता था। एक एकांत जीवन जीना उन्हें बेलगाम महसूस कराता था। उन्होंने महसूस किया कि वह सर्वशक्तिमान थे। पहाड़ों में कहीं एक संत कोटि कृषक एक 8वें दर्जे के दैत्य पशु, एक नीली आंखें अग्नि ड्रैगन के साथ लड़ रहा था। कृषक का लक्ष्य एक उत्पत्ति ग्रेड नीला रक्त फूल था, जिसकी नीली आंखें अग्नि ड्रैगन रखवाली कर रहा था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, त्रिपाठी जीवप्ती सहयोग से पास से गुजर रहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और बस दूर से देखा। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1072। संत कोटि। इस समृद्ध वर्षा तारा पर विशेष रूप से एक मजबूत कोटि नहीं थी, लेकिन भीड़ में ऐसे ढेरों साधक थे। त्रिपाठी जीवप्ती एक ऊंचे ढलान पर खड़ा था, हाथ में शराब का थैला लिए पी रहा था और देख रहा था। उसका कार्य करने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय उसने केवल तमाशा देखने का फैसला किया। साधक स्पष्ट रूप से नीली आंखों वाला ज्वाला ड्रैगन दानव का विरोधी नहीं था। खून से लथपथ उसका रूप खराब हो गया था और कई बार बाल बचने के बाद उसकी रक्षात्मक कलाकृतियां टूट गई थीं और उसके पेट को नीली आंखों वाला ज्वाला ड्रैगन दानव के नुकीले सींग ने भेद दिया था, जिससे भरी खून बह रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि इस साधक की मृत्यु निश्चित है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, लड़ाई ने अचानक एक बदतर मोड़ ले लिया। 8वीं कोटि का दानव जानवर, जिसने मूल रूप से पूर्ण ऊपरी हाथ प्राप्त किया था, क्रोधित होकर दहाड़ते हुए बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। जब साधक की सभी रक्षात्मक कलाकृतियां नष्ट हो गईं, तो वह वास्तव में अकल्पनीय शक्ति के साथ फूट पड़ा, अपनी सभी सुरक्षाओं को छोड़कर और एक निडर रवैये के साथ नीली आंखों वाला ज्वाला ड्रैगन दानव की ओर चार्ज किया। आधे घंटे के बाद नीली आंखों वाला ज्वाला ड्रैगन दानव के आंतरिक अंग और खून चारों ओर जमीन पर बिखर गए क्योंकि वह मर गया। संत कोटि का साधक भी सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, अपने मुंह में बड़ी संख्या में पुनर्स्थापनात्मक गोलियां भर रहा था, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की, वह अपनी चोटों को दबा नहीं सका, जिससे उसके शरीर से खून बह रहा था क्योंकि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि साधक ने अंततः नीली आंखों वाला ज्वाला ड्रैगन दानव को मार डाला था, लेकिन वह केवल उसे अपने साथ नीचे ले जाने में सक्षम था। जो वह कर सकता था उसकी सीमा थी। त्रिपाठी जीवप्ती हाथ में शराब का थैला लिए हुए उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया, उसे नीचे देखते हुए। साधक की मंद और घबराई हुई आंखें चमकती हुई प्रतीत हुई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अपना हाथ बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, जैसे कि वह अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह केवल हवा को ही पकड़ सका। उसका चेहरा जीने की इच्छा से भरा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी शराब का एक घूंट लिया, नीचे बैठ गया और बिना कुछ कहे अपनी उंगलियों के बीच से सुनहरे रक्त की एक बूंद निचोड़कर साधक के खुले मुंह में टपका दी। दानव देव सुनहरा रक्त में एक अत्यंत शक्तिशाली पुनर्स्थापनात्मक क्षमता थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने कई बार मौत से बचने के लिए इस पर भरोसा किया था। हालांकि उसे हमेशा महसूस हुआ कि उसका दानव देव सुनहरा रक्त महान दानव देव के पास एक बार मौजूद रक्त से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। महान दानव देव सुनहरा रक्त की एक बूंद में अनंत शक्ति और सभी प्रकार के रहस्य थे। त्रिपाठी जीवप्ती उसमें से एक दिव्य तकनीक पर जासूसी करने में सक्षम था और यहाँ तक कि दानव सेनापति जुईली को भी इससे महान लाभ मिला था। हालांकि गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर था, लेकिन इसमें कमोबेश कुछ उपचार गुण थे। तत्काल साधक का चेहरा एक हल्की सुनहरी रोशनी में ढंक गया। उसकी अभिव्यक्ति सदमे और आश्चर्य की थी क्योंकि उसने अपनी स्थिति और मृत्यु की आभा महसूस की। उसे विश्वास हो गया कि वह बच जाएगा। उसने भ्रम में त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, यह नहीं जानते हुए कि यह गुजरता हुआ अजनबी उसकी जान क्यों बचाएगा। संत कोटि। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें जीवन और मृत्यु के बीच की थी। तुम्हें साधक को धन्यवाद देना चाहिए, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मुझे तुम्हें इस बिंदु तक मदद करने में मदद मिली और तुमने मेरी मदद की। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने खाली शराब का थैला जमीन पर फेंक दिया और दूर चला गया। उसकी हंसी उसके पीछे गूंज रही थी।
बहुत देर बाद साधक सीधे बैठने के लिए संघर्ष किया और उस दिशा में घूरता रहा जहां त्रिपाठी जीवप्ती चला गया था। उसके चेहरे पर भ्रम का भाव था। वह नहीं जानता था कि त्रिपाठी जीवप्ती उसे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहा था, केवल ये सोच रहा था कि इस युवक को किसी तरह की मानसिक समस्या है। हालांकि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसकी जान बचाई थी, यह निर्विवाद था। त्रिपाठी जीवप्ती के जाने से पहले फेंके गए शराब के थैले को कृतज्ञतापूर्वक पकड़कर साधक ने मौत से अपने बाल बाल बचने का जश्न मनाने के लिए एक बड़ा घूंट लिया। जैसे ही शराब उसके पेट में गई, वह दर्द से कराहने लगा, खूब पसीना बहा रहा था और लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जल्दी से अपनी गुप्त तकनीक को प्रसारित कर रहा था और खुद को ठीक करने के लिए ध्यान कर रहा था। पहाड़ की घाटी के अंदर जोगाओ गोलियों को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब उसे अपनी रसायन विद्या विधि पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि त्रिपाठी जीवप्ती की तरह उसने सबसे अच्छी गोली भट्टी चुनी थी और त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा सिखाए गए तरीके का उपयोग रसायन विद्या करने के लिए कर रहा था। हर बार जब औषधि शिराए वाली गोली दिखाई देती थी तो जोगाओ का पुराना चेहरा गुलदाउदी की तरह मुस्कुराता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां एक साथ जमा हो जाती थी, जिससे वह भयानक दिखता था, लेकिन वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता था। किसी भी मामले में कोई भी इस शापित जगह पर नहीं आएगा, और त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही जा चुका था। एकमात्र बाहरी व्यक्ति अभी भी बेहोश था, इसलिए किसी ने भी उसके भयानक रूप को नहीं देखा था, इसलिए उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जोगाओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह बुदबुदाया, वह वापस आ गया। उसने एक जीवन आभा को महसूस किया जो तेजी से उसके पास आ रही थी, एक जो बेईमान थी और अत्यधिक तेज गति से चल रही थी। वर्षा तारा पर त्रिपाठी जीवप्ती के अलावा किसी और में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि लिनमू फेंग या हालिका में भी नहीं। जो कुछ वह कर रहा था उसे जल्दी से खत्म करते हुए जोगाओ ने परवाह नहीं की कि गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हुई थी या नहीं, और बस इंतजार किया। एक क्षण बाद त्रिपाठी जीवप्ती अंदर चला आया। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जोगाओ को आश्चर्य महसूस किए बिना नहीं रह सका। जो शब्द वह कहने वाला था उन्हें वापस अपने पेट में निगल लिया। वह मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को सांत्वना देना चाहता था और उसे जीवन और मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहता था, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में इस समय मुस्कुरा रहा था और एक अवर्णनीय भावना व्यक्त कर रहा था। जोगाओ ने लंबे समय तक उसे घूरा, इससे पहले कि यह निर्धारित कर सके कि यह भावना आत्मविश्वास थी। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए जोगाओ ने मुस्कान पहनी और पूछा, क्या तुम्हें इसे हल करने का कोई तरीका मिल गया है? नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने खुशी से जवाब दिया। अगर तुम्हें यह नहीं मिला है तो तुम इतने खुश क्यों हो? जोगाओ और भी भ्रमित हो गया। क्या मैं खुश नहीं हो सकता क्योंकि मुझे यह नहीं मिला? त्रिपाठी जीवप्ती ने वापस पूछा। हालांकि मुझे ये नहीं मिला है, मुझे लगता है कि मैं सफल हो पाऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जोगाओ त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों से भ्रमित था। अगर उसे कोई समाधान नहीं मिला था तो वह कैसे सफल हो सकता था? त्रिपाठी जीवप्ती की बांह पकड़कर जोगाओ चिल्लाया, खुद को स्पष्ट रूप से समझाओ। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता, बस देखो और देखो कि क्या मैं औषधि बादल को परिष्कृत कर सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती जोगाओ की लोहे की पकड़ से आजाद हो गया और अपने कपड़े सीधे किए। जोगाओ ने और कुछ नहीं कहा, अपनी आभा को केंद्रित किया और एक तरफ खड़ा हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती की हरकतों पर ध्यान दे रहा था। वास्तव में वह हमेशा त्रिपाठी जीवप्ती से पूछना चाहता था, चूंकि उसका जीवन उस छोटी लड़की से आत्मा की जंजीरें के कारण जुड़ा हुआ था, तो जल चंद्रमा तारा क्यों नहीं जाते और हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के विदेशी वृद्ध से आत्मा की जंजीरें को खोलने के लिए क्यों नहीं पूछते? उस समय भले ही कोई मर जाए, वह छोटी लड़की होगी। पर्याप्त समय था, इसलिए अगर वह अभी भी निकलता तो भी काफी समय होना चाहिए। हालांकि जोगाओ को लगा कि चूंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए जल चंद्रमा तारा जाने के लिए उसके लिए कुछ असुविधाजनक कारण होने चाहिए। जोगाओ बहुत ज्यादा पूछताछ करने के लिए आलसी था, नहीं वह चाहता था। मनन करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती अपनी सामान्य गोली भट्टी के सामने पालथी मारकर बैठ गया। फिर जोगाओ ने उसे अपने अंतरिक्ष वलय से तरह तरह की जड़ी बूटियां निकालते हुए देखा, और करीब से निरीक्षण करने पर जोगाओ को पता चला कि ये जड़ी बूटियां वही थी जो हालिका ने उसे जलती ज्वाला की गोली को परिष्कृत करने के लिए भेजी थी। शेष लगभग 200 सेट सभी एक साथ ढेर हो गए थे, एक छोटी पहाड़ी बना रहे थे। सभी जड़ी बूटियां निकालने के बाद जोगाओ ने देखा कि त्रिपाठी जीवप्ती ने छोटी पहाड़ी से प्रत्येक जड़ी बूटी का एक सेट लिया। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ से काली दानवी ज्वाला एक आग के गोले की तरह निकली, जिसने जड़ी बूटियों की पहाड़ी को निगल लिया और तुरंत सभी संत राजा स्तर की सामग्री को राख में बदल दिया। जोगाओ की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके चेहरे पर सदमे का भाव दिखाई दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवप्ती वापस आते ही ऐसी पागलपन भरी हरकत करेगा। नावों को जलाना। इस छोटे लड़के ने शेष लगभग 200 सेट सामग्री को जला दिया था, केवल एक सेट छोड़ा। चाहे वह सफल हो या विफल, उसके पास केवल एक मौका था, फिर भी वह नावों को जलाना चाहता था। क्या वह अपनी क्षमता को दबाने के लिए भारी दबाव का उपयोग करना चाहता था? जोगाओ ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसके चेहरे पर निराशा का भाव दिखाई दिया।
मार्शल मार्ग में, खेती में और यहाँ तक कि लड़ाई में भी अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना समझा जा सकता था और इसमें सफलता की उच्च संभावना थी, ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करना जो सामान्य रूप से प्राप्त करना असंभव था। लेकिन रसायन विद्या में इस तरह की विधि का उपयोग करना एक बड़ी गलती थी। नावों को जलाने से सामान्य से हजारों गुना अधिक भयानक दबाव बनेगा। रसायन विद्या, जिसके लिए मन की एक स्थिर अवस्था की आवश्यकता होती है, इस तरह की विधि के लिए उपयुक्त नहीं थी और केवल स्थिति को और खराब करेगी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नावों को जलाना चाहता था तो ज़ोउ गाओ ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि वह शायद औषधि शिराई को भी परिष्कृत करने में सक्षम न हो। निराश महसूस करते हुए ज़ोउ गाओ की आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि उसने आश्चर्य से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा। उसके चेहरे पर एक विचारशील रूप दिखाई दिया। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि त्रिपाठी जीवप्ती बिना किसी दबाव के आराम से वहां बैठा था। इस तरह का आत्मविश्वास न केवल लगभग 200 सेट जड़ी बूटियों के नुकसान के कारण गायब नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय और भी मजबूत हो गया। ज़ोउ गाओ ने त्रिपाठी जीवप्ती में एक प्रकार का दृढ़ विश्वास देखा, एक दृढ़ विश्वास कि वह सफल हो सकता है, आत्मविश्वास का एक उदात्तीकरण। ज़ोउ गाओ थोड़ा अन्ना था। क्या वह इतना निश्चित था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामग्री के इस अंतिम सेट का उपयोग कर सकता है? उसका आत्मविश्वास कहाँ से आया? ज़ोउ गाओ सीधे बैठ गया और त्रिपाठी जीवप्ती पर पूरा ध्यान दिया। ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले जलती ज्वाला की गोली को परिष्कृत किया था, हर कदम सावधानीपूर्वक था, एक भी गलती के बिना। आत्माव्यूह को उत्कीर्ण करना, औषधीय तरल को संघनित करना, जड़ी बूटियों के तापमान और समय को नियंत्रित करना, आत्माव्यूह को बदलना। त्रिपाठी जीवप्ती ऐसा लग रहा था कि वह पिछले 6 महीनों में उसने जो कुछ किया था उसे दोहरा रहा था, लेकिन हल्के से ज़ोउ गाओ को लगा कि इस बार की उसकी रसायन विद्या पहले से बहुत अलग थी। वही हरकतें, वही प्रक्रिया, लेकिन इसने एक अलग एहसास दिया, ताज़ा और नया। इस कुशल और आत्मविश्वासी माहौल से संक्रमित होकर ज़ोउ गाओ को विश्वास होने लगा कि त्रिपाठी जीवप्ती ऐसी अविश्वसनीय चीज कर सकता है। उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उस क्षण का इंतजार किया जब औषधि बादल बनेंगे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीता, ज़ोउ गाओ का मिजाज और अधिक तनावपूर्ण होता गया और वह अपनी मुट्ठियों को भींचने से खुद को रोक नहीं सका। जितना मजबूत वह था, उसे महसूस किए बिना नहीं रह सका कि हर दिन एक साल जैसा था और वह जल्द ही परिणाम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती, दूसरी ओर, एक प्रकार का उदासीन रवैया बनाए रखा। उसकी पूरी दुनिया में गोली भट्टी के अंदर मत रहे औषधीय तरल को छोड़कर और कुछ नहीं था, यहाँ तक कि वह स्थायी रूप से भूल गया कि वह कहाँ था। संत कोटि के साधक ने जिसने नीली आंखों वाला ज्वाला ड्रैगन दानव से मरने तक लड़ाई लड़ी थी, उसने अपनी ताकत के कारण नहीं बल्कि अपने अदम्य गति के कारण अंतिम जीत हासिल की थी। वह निश्चित था कि वह जीत सकता है क्योंकि वह जानता था कि अगर वह नहीं जीता तो वह मर जाएगा। तो वह जीत गया, भले ही वह नीली आंखों वाला ज्वाला ड्रैगन के साथ लगभग मर गया था। उस लड़ाई से त्रिपाठी जीवप्ती प्रेरित हुआ था, यही कारण था कि उसने उसकी जान बचाई थी। रसायन विद्या के पहले 6 महीनों के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती की बार बार की विफलताओं ने उस पर दबाव बढ़ा दिया था, जिससे वह सोचने लगा था कि अगर वह हर बार रसायन विद्या करता तो क्या होता। उसके मन में सभी प्रकार के विचलित करने वाले विचार थे। अगर वह औषधि बादल को परिष्कृत कर पाता तो यह अजीब होता। लेकिन अब त्रिपाठी जीवप्ती का मन स्पष्ट था। उसने लगभग 200 सेट जड़ी बूटियों को खुद को निराशाजनक स्थिति में डालने के लिए नहीं जलाया, बल्कि अपने दृढ़ विश्वास को मजबूत करने के लिए जलाया। वह देखना चाहता था कि इन 200 सेट जड़ी बूटियों को जलाए जाने के बाद उसका दृढ़ विश्वास हिल जाएगा या नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह और भी अधिक आत्मविश्वासी हो गया। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1073। रसायन विद्या कक्ष के अंदर, गोली भट्टी के अंदर औषधीय तरल की केवल सूक्ष्म हलचलें सुनी जा सकती थी। ज़ोउ गाओ ने अपने आप को अंधेरे में छिपा लिया, ऐसा न हो कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को परेशान कर दे, यहाँ तक कि स्थायी रूप से अपनी श्वास को दबा दिया और अपनी धड़कन को रोक दिया, जिससे वह एक मरे हुए आदमी जैसा लग रहा था। वह गोली भट्टी और उसके सामने व्यस्तता से काम कर रहे व्यक्ति पर टकटकी लगाए हुए था। गोली अभी आधी ही परिष्करण प्रक्रिया में थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की ज्वालायुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा और विभिन्न आत्माव्यूहों के प्रभाव में औषधीय तरल अभी भी मिल रहा था, जिससे मौलिक परिवर्तन हो रहे थे। अकारण ही ज़ोउ गाओ को अचानक एक अनुभूति हुई। वह ये था कि इस बार त्रिपाठी जीवप्ती ने जो गोली परिष्कृत की वह कम से कम औषधि शिराई को जन्म देगी। इस तरह की अनुभूति ज़ोउ गाओ ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ज़ोउ गाओ 6 महीने से अधिक समय से त्रिपाठी जीवप्ती की रसायन विद्या का अवलोकन कर रहा था, और हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की गोलियों में औषधि शिराएं बनने की संभावना काफी अधिक थी, ऐसे समय भी थे जब वह विफल रहा और अंत में ज़ोउ गाओ को केवल एक साधारण जलती ज्वाला की गोली ही मिलती थी। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी परिष्करण के बीच में था, फिर भी ज़ोउ गाओ 100% निश्चित था कि वह औषधि शिराई को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। ये किस तरह का तर्क था? ज़ोउ गाओ गुप्त रूप से भयभीत था और भी अधिक सतर्क हो गया। एक भी विवरण को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी तरह से देखा, त्रिपाठी जीवप्ती की हरकतें पहले जैसी ही थीं, न तो बढ़ रही थी और न ही घट रही थी। यहाँ तक कि वह जो आत्माव्यूह चित्रित कर रहा था वे भी वही थे जो उसने पहले हजारों बार देखे थे।
यहाँ तक कि अगर वह अपनी आंखें बंद कर लेता तो भी वह बता सकता था कि त्रिपाठी जीवोक्ति आगे क्या करेगा और वह कौन सा आत्माव्यूह चित्रित करेगा। एकमात्र अंतर उसका प्रभावशाली ढंग था, अत्यधिक आत्मविश्वास की आभा। ये वह प्रभावशाली ढंग था जिसने उसके निर्णय को प्रभावित किया, जिससे वह निश्चित हो गया कि गोली भट्टी से बाहर आने से पहले ही औषधि शिराय को जन्म देगी। क्या औषधि बादल बन सकते हैं या नहीं? सफलता या विफलता के लिए केवल एक मौका था, इसलिए ज़ोंग आओ अंतिम उत्तर जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह त्रिपाठी जीवोक्ति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि अगर वह उसकी स्थिति में होता तो वह निश्चित रूप से परेशान होता और दबाव में होता। एक बार जब इस तरह की भावना प्रकट होती तो वह पूरी लगन से रसायन विद्या पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और विफलता अपरिहार्य होती। लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति ने ऐसा नहीं किया। वह उदासीन रहा, उसकी अभिव्यक्ति न तो खुश थी और न ही दुखी, जैसे कि वह एक महत्वहीन गोली को परिष्कृत कर रहा हो। उसकी हरकतें स्थिर और सावधानीपूर्वक थीं, जैसे कि उसने अपनी क्षमता की सीमा तक वह सब कुछ किया हो जो वह कर सकता था। जैसे जैसे समय बीता, ज़ोंग आओ का दिल चिंता से जल उठा। रसायन विद्या कक्ष से धीरे धीरे एक हल्की गोली की सुगंध बाहर निकल आई। ये एक संकेत था कि गोलियां जल्द ही परिष्कृत होने वाली थीं। त्रिपाठी जीवोक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक गरिमापूर्ण हो गई लगती थी। हर बार जब कोई गोली भट्टी से बाहर आने वाली होती थी तो वह इसे 1000 गुना अधिक सावधानी से मानता था। उसकी ज्वालायुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत और कमजोर के बीच में उतार चढ़ाव करती थी। दिव्य चेतना के तार गोली भट्टी के अंदर आत्मा व्यूह को तराशते रहे। आत्मा व्यूह की सभी सूक्ष्मताओं को उसके द्वारा चरम पर लाया गया था। उसकी आंखें और दिल हमेशा एक दर्पण की तरह स्पष्ट थे, बिना किसी विचलित करने वाले विचारों के। इस समय वह अपने सामने गोली भट्टी और उस गोली के बारे में भी भूल गया था जो बनने वाली थी। उसके मन में उसे अचानक वह गोली याद आई जिसने औषधि बादल बनाए थे। वह पहली और एकमात्र गोली थी जिसे उसने प्राप्त किया था जिसने औषधि बादल बनाए थे। उसने इसे समुद्र के तल पर खंडहरों में पवित्र भूमि की पवित्र कन्या अनलिंगेर के साथ पाया था। हालांकि उसने अंत में इसे निगल लिया था और विशाल औषधीय प्रभावों ने 5 रंग वाले आत्मा को गर्म करने वाले कमल को 6 रंग वाले में बदल दिया था। इससे पहले कि उसने इसे लिया था, वह कुछ प्रेरणा प्राप्त करने के प्रयास में औषधि बादल का अवलोकन कर रहा था। इस क्षण सभी प्रकार की यादें उसके पास वापस आ गईं और उसने स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु पकड़ लिया। वे चीजें जिन्हें वह पहले समझने में असमर्थ रहा था, अचानक इस क्षण स्पष्ट हो गईं, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वे एक अलग तरह की रोशनी के साथ खिल उठीं। संयुक्त आत्मा व्यूहों के अंतिम सेट को तराशने के बाद और निशान को गोली भट्टी के अंदर रखा गया था, त्रिपाठी जीवोक्ति की ज्वालायुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और इस संयुक्त आत्मा व्यूह को उस गोली में परिष्कृत करना शुरू कर दिया जो अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी थी। त्रिपाठी जीवोक्ति की संत शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही समय में उसके शरीर से बाहर निकली। एक भूस्खलन की तरह, एक सुनामी की तरह, एक नदी के किनारे टूटने की तरह त्रिपाठी जीवोक्ति का ज्ञान सागर एक पल में सूख गया और जल स्तर अपने निम्नतम बिंदु तक गिर गया। उसकी संत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा भी एक पल में बाहर निकल गया। त्रिपाठी जीवोक्ति की दृष्टि अंधेरी हो गई और वह लगभग बेहोश हो गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन बल को उससे बाहर निकाला जा रहा है, जैसे कि वह अगले ही पल मर जाएगा। गोली भट्टी से एक मजबूत गोली की सुगंध हवा में भर गई, एक जो त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले परिष्कृत की गई 1800 जलती ज्वाला की गोलियों से कहीं अधिक समृद्ध थी। गोली भट्टी से एक कुरकुरी आवाज आई, एक जो कान के लिए अत्यंत सुखद थी। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया और जगह पर जम गया। ज़ोंग आओ का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया। गोली के आकार लेने से ठीक पहले त्रिपाठी जीवोक्ति की असामान्यता को वह कैसे नहीं देख सकता था। इस तरह की असामान्यता ने उसे लगभग पागल कर दिया। उसने सोचा कि त्रिपाठी जीवोक्ति सफल हो गया है, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति अभी भी नहीं हिला। कुछ शब्दों को धीरे से पुकारने के बाद लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर ज़ोंग आओ सावधानी से आगे बढ़ा और चुपचाप जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना को जारी किया। एक त्वरित नजर के बाद ज़ोंग आओ स्तब्ध महसूस किए बिना नहीं रह सका। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा खतरनाक रूप से पीला था, जैसे कि उसने अभी अभी एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ाई लड़ी हो। उसकी आभा अस्थिर थी और उसकी जीवन शक्ति अत्यंत कमजोर थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बेहोश हो गया था, लेकिन वह मरेगा नहीं। उसे ठीक होने में केवल कुछ दिन लगेंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति पर कोई ध्यान न देते हुए ज़ोंग आओ का हाथ कांप गया क्योंकि उसने अपने सामने गोली भट्टी को थपथपाया। एक गोली बाहर निकली और ज़ोंग आओ के हाथ में जैद की बोतल ने उसे पकड़ लिया। एक गहरी सांस लेते हुए ज़ोंग आओ ने जैद की बोतल पर टकटकी लगाई। पहली नजर में ज़ोंग आओ निराशा का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। जैद की बोतल में जलती ज्वाला की गोली की सतह चिकनी थी, लेकिन औषधि बादल का निशान कहाँ था? औषधि शिराएं भी नहीं थी। क्या वह विफल रहा? ज़ोंग आओ की अभिव्यक्ति जटिल थी। अभी जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने रसायन विद्या का प्रदर्शन किया था तो उसने लगभग विश्वास कर लिया था कि वह सफल होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम इतना दुखद होगा। जब वह जागा और पाया कि उसने इतनी मेहनत से परिष्कृत की गई अंतिम जलती ज्वाला की गोली सिर्फ एक साधारण गोली थी, तो ज़ोंग आओ ने खुद से पूछा कि क्या वह फिर से बेहोश हो जाएगा। ज़ोंग आओ ने एक भारी आह भरी। वह कई वर्षों तक जीवित रहा था और जानता था कि कभी कभी सपनों और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर होता है।
उसने सपनों और वास्तविकता के बीच कितनी बार संघर्ष किया था, केवल अंतर में कांटों से घायल होने के लिए। त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी सिर्फ एक युवक था, इसलिए उसे ऐसा अनुभव होना आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन चूंकि वह एक औषधि बादल को परिष्कृत करने में विफल रहा था और सहायता मांगने के लिए जल चंद्रमा तारा जाने से इनकार कर दिया था, ऐसा लगता था कि वह वास्तव में मौत की कगार पर था। ज़ोउ गाओ आह भरे बिना नहीं रह सका। एक साथ कुछ समय बिताने के बाद ज़ोउ गाओ ने रसायन विद्या में त्रिपाठी जीवप्ती की प्रतिभा को स्पष्ट रूप से पहचाना। वह वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को इतनी कम उम्र में मरते हुए नहीं देख सकता था। उसके मन में वह पहले से ही सोच रहा था कि जब वह उठेगा तो एक बड़े के रूप में त्रिपाठी जीवप्ती को कैसे सांत्वना दे। इस समय उसे सबसे अधिक सांत्वना और प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। इसके बारे में सोचते हुए ज़ोउ गाओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने देखा कि आसपास की विश्व ऊर्जा की आभा थोड़ी अजीब हो गई थी। अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए ज़ोउ गाओ दहशत में चिल्लाया। किसी कारण से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की विश्व ऊर्जा की विशाल मात्रा पागलपन की तरह उसकी ओर इकट्ठा हो रही थी, एक ऐसा दृश्य बना रही थी जो त्रिपाठी जीवप्ती के पहले खेती करने की तुलना में भी अधिक भयानक था। आकाश में ऊंचा समृद्ध विश्व ऊर्जा लगभग एक मूर्त अस्तित्व में संघनित हो गई थी, जैसे 9 स्वर्गों के माध्यम से सोरिंग एक विशाल ड्रैगन। ज़ोउ गाओ के हाथ में जैद की बोतल से अचानक एक विशाल चूषण बल उभरा और नवपरिष्कृत जलती ज्वाला की गोली में अपना जीवन होने लगा, क्योंकि यह जैद की बोतल के अंदर धड़कने लगी, एक टिमटिमाहट की आवाज कर रही थी। आकाश में उड़ने वाला विशाल ड्रैगन एक देवता की तरह नीचे उतरा और उस महल पर बमबारी कर दी जिसमें ज़ोउ गाओ 100 साल तक रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ महल का आधा हिस्सा ढह गया और कई दर्जन कमरे मलबे में बदल गए। सभी प्रकार की लकड़ी ज़ोउ गाओ की ओर उड़ गई, लेकिन संत शक्ति द्वारा वापस धकेल दी गई, जिसका उपयोग वह खुद को बचाने के लिए कर रहा था। नग्न आंखों को दिखाई देने वाली विश्व ऊर्जा जैद की बोतल में बह गई, लेकिन जैद की बोतल इस तरह के दबाव का सामना करने में असमर्थ थी और सीधे टूट गई। ज़ोउ गाओ की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि विश्व ऊर्जा का विशाल ड्रैगन एक छोटी जलती ज्वाला की गोली द्वारा निगल लिया जा रहा है। यह नवपरिष्कृत जलती ज्वाला की गोली एक अथाह खाई बन गई लगती थी। जितनी विश्व ऊर्जा आती थी उतनी ही वह निगल लेती थी, बिना किसी निचली रेखा के। ज़ोउ गाओ के कानों से एक तेज हवा चली गई, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, क्योंकि रेत और पत्थर हर जगह उड़ गए। हजारों मुंह की औषधि क्षेत्र पहचान से परे नष्ट हो गई। ज़ोउ गाओ ने अपनी कई कीमती जड़ी बूटियों को हवा से उड़ते हुए देखा, इससे पहले कि उन्हें कुचल दिया जाए। उसका चेहरा सिकुड़ गया, क्योंकि उसका दिल खून बह रहा था। इन औषधीय जड़ी बूटियों को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा खेती की गई थी। उनमें से हर एक को उसके खून और पसीने से भरा गया था। अब जब एक आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान आ गया था, तो हजारों मुंह के औषधीय क्षेत्र सभी प्रभावित हुए थे। कई औषधीय जड़ी बूटियों को उखाड़ फेंका गया था और शेष भी भयंकर हवा में गड़बड़ हो गई थी। हरामजादे! ज़ोउ गाओ का पुराना चेहरा मुड़ गया, क्योंकि वह हवा में अपने दांत और पंजे दिखाते हुए मदद किए बिना कैसे नहीं दहाड़ सका, लेकिन इस आपदा को रोक नहीं सका। आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया। खंडहरों के बीच त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने दर्जनों गोली भट्टियां गतिहीन थी, अभी भी अपनी मूल स्थिति बनाए हुए थी। हालांकि ज़ोउ गाओ का महल ढह गया था और यहाँ तक कि बेहोश सुई यू भी जमीन के नीचे गहराई से दफन हो गई थी। ज़ोउ गाओ छोटी लड़की की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपने हाथ में एक नई जैद की बोतल पकड़ी हुई थी और जैद की बोतल के अंदर एक गोली थी। वह हजारों एकड़ की औषधि क्षेत्र को एकटक देखता रहा। उसके चेहरे पर मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ रही थी। हजारों मुंह की औषधि क्षेत्र सभी प्रभावित हुई थी और उनमें से लगभग कोई भी बरकरार नहीं रहा था। जड़ी बूटियों का 90% से अधिक हिस्सा, जो पहले फलता फूलता था, खो गया था और शेष 10% मंद थे और मरने के कगार पर थे। 1 दर्जन से अधिक आकाश सूर्य फल पौधों के पत्ते और फल गायब हो गए थे, केवल नंगे तने बचे थे। ये आकाश सूर्य फल अगले 10 वर्षों में बहुत उपयोगी होंगे। आधा मुंह गौरैया कमल के फूल बहुत पहले गायब हो गए थे और यहाँ तक कि उस आधे मुंह भूमि को भी कई बार जोता गया था, जिससे जमीन सामान्य से आधा फुट कम हो गई थी। इस पुराने मालिक के हजारों थाली के फूल कहाँ गए? ज़ोउ गाओ ने अपनी आंखें कमजोर रूप से घुमाई, लेकिन हजारों थाली के फूल कहाँ थे जिन्हें वह अपने लिए अनमोल मानता था? जहाँ हजारों थाली के फूल एक बार बढ़ते थे, वहाँ उनकी जड़ों का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। ज़ोउ गाओ की आंखें पीछे घूम गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। अपनी हजारों मुंह की औषधि क्षेत्र के नुकसान का उल्लेख किए बिना ज़ोउ गाओ ये जानकर चौंक गया कि आत्माव्यूह, जिसे उसने इतने वर्षों तक इस पहाड़ की घाटी में व्यवस्थित करने के लिए इतनी मेहनत की थी, पूरी तरह से नष्ट हो गया था और अब अपनी उचित भूमिका नहीं निभा सकता था। 1000 किलोमीटर के भीतर दुनिया मंद हो गई थी और विश्व ऊर्जा का एक निशान भी नहीं बचा था। फड़फड़ाते हुए लबादे की आवाज तेजी से दूर से पास आई, क्योंकि हालिका, लिन मू फैंग और मध्यम आयु वर्ग की महिला हेंग लुओ वाणिज्य मंडल से कई स्वामी के साथ आए थे। जब आकाशीय शक्ति यहाँ दिखाई दी तो उन्होंने पहले ही इसे नोटिस कर लिया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, इसलिए वे जल्दी से जांच करने आए थे। जब वे पहुंचे और चारों ओर देखा तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1074। यह अज्ञात था कि इस पर्वत घाटी पर किस तरह की आपदा आई थी, लेकिन ज़ोउ गाओ का महल नष्ट हो गया था,
उसके हजारों एकड़ की औषधि क्षेत्र अब मौजूद नहीं थी और पर्वत घाटी के चारों ओर का आत्मा व्यूह भी नष्ट हो गया था। ज़ोंग-आओ खुद अपनी आत्मा खो चुके थे, जमीन पर बिना अपनी छवि की परवाह किए बैठे थे। उनका शरीर धूल से ढका हुआ था और उनकी आंखें आग उगल रही थी। केवल त्रिपाठी जीवप्ती कई दर्जन गोली भट्टियों और टूटी दीवारों के बीच बिना हिले डुले पालती मारकर बैठे थे। क्या हुआ? हालिका और अन्य हक्का बक्का रह गए। ये वर्षा तारा पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र था और सामान्य दिनों में कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि यह जगह क्यों लूटी गई लगती थी। उनमें से कई ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि वे नीचे उड़ने की हिम्मत करें और ज़ोंग-आओ के बगल में खड़े हो जाएं। हालिका ने सावधानी से पुकारा और पूछा, वृद्ध ज़ोंग, यहाँ क्या हुआ? लिन मुफेंग ने तो गुस्से से चिल्लाया, क्या कोई अंधा मूर्ख यहाँ परेशानी करने आया था? वृद्ध ज़ोंग को बस हमें बताने की जरूरत है, हम निश्चित रूप से आपको अपना गुस्सा निकालने में मदद करेंगे। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपनी सुंदर आंखों में हत्यारे इरादे से भरकर जोर से सिर हिलाया। ज़ोंग-आओ ने अपना सिर उठाया और एक पल के लिए उन्हें खाली घूरता रहा, इससे पहले कि अचानक कूद पड़े और त्रिपाठी जीवप्ती की दिशा में क्रूरता से इशारा करते हुए कहा, ये वह छोटा कमीना था जिसने मेरी औषधि क्षेत्र को नष्ट कर दिया और मेरे महल को नष्ट कर दिया। इस बूढ़े मालिक के पास अब रहने के लिए जगह भी नहीं है और सभी जड़ी बूटियां जिन्हें मैंने 100 वर्षों तक लगन से खेती की है वे चली गई हैं। अगर तुम वास्तव में इस बूढ़े मालिक को अपना गुस्सा निकालने में मदद करना चाहते हो तो उसे मेरे लिए मार डालो। जैसे ही वे वहां खड़े थे, तीनों बूढ़े पुरुषों के चेहरों पर थूक की बारिश हुई। वे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक लंबे समय के बाद हालिका मुस्कुराया और उसे शांत करने की कोशिश की। वृद्ध ज़ोंग, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। यहाँ क्या हुआ? क्या आप युवा स्वामी जुई के लिए कुछ उपचार गोलियां परिष्कृत करने में मदद नहीं कर रहे थे? जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था तो सब कुछ ठीक था, तो कुछ महीनों के बाद ये कैसे हो गया? वह ये भी देख सकता था कि हालांकि ज़ोंग-आओ क्रोधित था और उसने उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती को मारने का आदेश दिया था ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके, ये सब कोरी बातें थीं। त्रिपाठी जीवप्ती इस समय ध्यान कर रहा था और अत्यंत कमजोर लग रहा था। अगर ज़ोंग-आओ वास्तव में उसकी जान चाहता था तो उसे ऐसा करने के लिए दूसरों के हाथों को उधार लेने की क्या जरूरत थी? अपनी चरम सीमा पर भी त्रिपाठी जीवप्ती ज़ोंग-आओ का विरोधी नहीं हो सकता था। अकेले अब की बात क्या करें? तुम्हें किसने बताया कि यह बूढ़ा मालिक गोलियां परिष्कृत कर रहा था? ज़ोंग-आओ ने उन्हें तिरछी नजर से देखा। अगर ये तुम नहीं थे जिसने इसे परिष्कृत किया तो क्या ये छोटे भाई त्रिपाठी ने परिष्कृत किया होगा? लिन मुफेंग ने रूखे ढंग से हंसा। ज़ोंग-आओ ने अपनी आंखें घुमाई और समझाया नहीं। वह जानता था कि भले ही वह सच बताए, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो ज़ोंग-आओ ने सोचा होता कि यह सिर्फ बकवास है। हालांकि उसके हाथ में जैद की बोतल में गोली ठोस सबूत थी। ये छोटा कमीना वास्तव में केवल तीसरी कोटि संत कोटि की खेती के साथ औषधि शिराई के साथ एक संत राजा स्तर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था। खो जाओ, तुम सब खो जाओ। ज़ोंग-आओ ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। ये बूढ़ा मालिक 100 वर्षों से यहाँ अकेला रहा है, 100 वर्षों की शांति और स्थिरता, लेकिन इस बदबूदार लड़के ने इस जगह को एक गड़बड़ी में बदल दिया है। अगर तुम में से कोई भविष्य में इस जगह के 100 किलोमीटर के भीतर आने की हिम्मत करता है तो ये बूढ़ा मालिक तुम्हारा सिर मरोड़ देगा। तीनों उत्पत्ति वापसी कोटि के स्वामी अपनी सिरों को सिकुड़ने और पीछे हटने में मदद नहीं कर सके, अब और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि उनके जाने के तुरंत बाद ज़ोंग-आओ की आवाज ने पीछे से पुकारा, रुको। हालिका मुड़ा और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या वृद्ध ज़ोंग का कोई आदेश है? ज़ोंग-आओ ने जर्जर महल की ओर इशारा किया और कहा, कुछ लोगों को ढूंढो और इस बूढ़े मालिक के लिए एक और निवास बनाओ। तुम्हें बिल्कुल भी दूरदर्शिता नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं जंगल में सो जाऊं? हालिका ने जल्दी से चिल्लाया। वे इस बार अपने साथ बहुत सारे साधक लाए थे। उनमें से एक दर्जन या तो ज़ोंग-आओ को एक निवास बनाने में मदद करने की व्यवस्था करने के लिए छोड़कर चले गए। लगभग 10 या तो लोग भी सभी दिशाओं में बिखर गए। ऐसा लग रहा था कि वे एक घर बनाने के लिए सामग्री की तलाश कर रहे थे। ज़ोंग-आओ ने त्रिपाठी जीवप्ती, जो अभी भी बेहोश था, पर एक नजर डाली और फिर अपने हाथ में जैद की बोतल में जलती ज्वाला की गोली को देखा। उसके चेहरे पर निराशा का एक निशान दिखाई दिया। पूरे 3 दिनों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती जाग गया। कमजोरी की एक मजबूत भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया। बेहोश होने से पहले हुई हर चीज को तुरंत याद करते हुए वह कड़वाहट से मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसने जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना को अपने ज्ञान सागर में भेजा। उसका ज्ञान सागर थोड़ा मंद था और शानदार समुद्री जल जो वहां हुआ करता था अब केवल तरल की एक पतली परत थी। 6 रंग वाला आत्मा को गर्म करने वाला कमल अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ रहा था, लेकिन उसके ज्ञान सागर को फिर से भरने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर की हर मांसपेशी दुख रही थी और उसकी संत शक्ति का बहुत अधिक उपभोग हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले कभी ऐसी भावना का अनुभव नहीं किया था। ये कहना मुश्किल से संभव था कि वह घायल था, लेकिन ये कहना भी संभव था कि वह घायल नहीं था। केवल कमजोरी की एक अनंत भावना ने उसे ढंक लिया था, जैसे कि उसके जीवन शक्ति का एक हिस्सा चूस लिया गया हो, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बूढ़ा हो रहा है। कठिनाई से खड़े होते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और ज़ोंग-आओ को थोड़ी दूर खड़ा देखा, उसे घूरते हुए।
इस बूढ़े आदमी का चेहरा भयानक होने की हद तक उदास था और उसकी आंखें एक हत्यारे प्रकाश से भरी हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा, यह नहीं जानते हुए कि जोंगाओ ने इतनी भयानक उपस्थिति क्यों धारण कर ली थी। अपने आसपास की स्थिति का पता लगाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गया। जोंगाओ को उकसाना नहीं चाहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ देर तक खंडहरों के माध्यम से खोजबीन की। इससे पहले कि कुछ लकड़ी के तख्तों के नीचे से युवा स्वामी जुई को बाहर निकाला और कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर बैठने के लिए एक आरामदायक जगह पाई। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती को सांस लेने का समय मिलता, जोंगाओ चुपचाप उसके बगल में दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे देखा लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा, बस हाँफ रहा था। क्या तुम खुद से पूछने वाले नहीं हो कि तुम सफल हुए या नहीं? जोंगाओ ने पहल करके पूछने से पहले कुछ देर इंतजार किया। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यह मेरे लिए पर्याप्त है। जोंगाओ ने हल्के से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसे गहराई से घूरा। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, तो ये बुरा मालिक इस बार तुम्हारे द्वारा लाए गए नुकसान के लिए तुम्हें जवाबदेह नहीं ठहराएगा। किसी भी मामले में वह हालिका और अन्य से मुआवजे के लिए पूछ सकता था, वे मना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए जोंगाओ ने वह जहर की बोतल फेंक दी जिसे वह अपने हाथ में त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे पकड़ा और इस पर एक नजर डाली, बहुत अधिक आश्चर्य या उत्तेजना नहीं दिखाते हुए, जैसे कि सब कुछ उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। जहर की बोतल के अंदर एक गोली थी। गोली घने कोहरे की एक परत से ढकी हुई थी। जहर की बोतल को एक बाधा के रूप में होने के बावजूद भी इसने अभी भी एक घने ऊर्जा उतार चढ़ाव का उत्सर्जन किया। ऐसा लग रहा था कि इस गोली का अपना जीवन है और ये तालबद्ध रूप से धड़क रहा था। औषधि बादल, ये एक जलती ज्वाला की गोली थी जिसने औषधि बादल बनाए थे। हालांकि ये केवल संत राजा स्तर निम्न कोटि था, ऐसी गोली का बहुत बड़ा मूल्य था। अगर कोई भी उत्कृष्ट रसायनज्ञ इसके बारे में जानता तो वे इसे प्राप्त करने के लिए लड़ने की संभावना रखते, क्योंकि वे इस औषधि बादल से बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। शायद यह उनके रसायन विद्या कौशल को बेहतर बनाने में सक्षम होगा। जबकि त्रिपाठी जीवप्ती इस गोली का अवलोकन कर रहा था, जोंगाओ ने संक्षेप में बताया कि जब वह बेहोश हो गया था तब क्या हुआ था। लापरवाही से कह रहा था, तुम्हारी गोली पर औषधि बादल उस औषधि बादल से कुछ अलग है जिसे इस बूढ़े मालिक ने परिष्कृत किया था। ये कैसे अलग है? त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह से पूछा। जोंगाओ ने कुछ और जहर की बोतलें फेंक दी, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग गोली थी, कुल मिलाकर 4। ये 4 गोलियां जोंगाओ द्वारा पिछले 100 वर्षों में परिष्कृत की गई थी और अत्यंत अच्छे भाग्य से पैदा हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने जलती ज्वाला की गोली की तुलना अन्य 4 गोलियों से की और तुरंत सबसे बड़ा अंतर खोज लिया। जोंगाओ की गोलियों को ढकने वाले औषधि बादल बहुत विरल थे और गोली की समग्रता को कवर नहीं करते थे। उनमें से एक में औषधि बादल का केवल आधा हिस्सा था। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस जलती ज्वाला की गोली में समाहित औषधीय प्रभाव और ऊर्जा जोंगाओ की गोलियों के दोगुने से अधिक थी। जोंगाओ ने संत क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकाला और इसे त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ में रखा। इस संत क्रिस्टल में समाहित ऊर्जा औषधि बादल द्वारा आकर्षित हुई थी और तेजी से गोली की ओर इकट्ठा हुई थी, जिससे इसे निगला जा सकता था और इसके औषधीय प्रभावों को बढ़ाया जा सकता था। जब कोई गोली औषधि शिराएं बनाती है तो उसके औषधीय प्रभाव तेजी से बढ़ेंगे और इसके औषधीय प्रभावों के दूर होने की चिंता किए बिना लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। साधारण गोलियां ऐसा नहीं कर सकती हैं। उन्हें जितना अधिक समय तक संग्रहित किया जाता है, उनके औषधीय प्रभाव उतने ही अधिक दूर होते जाएंगे। 30 या 50 वर्षों के बाद वे बेकार कचरा बन जाएंगे। लेकिन एक बार जब कोई गोली औषधि बादल बनाती है तो इसे कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है। औषधि बादल गोली को पोषण देने के लिए सक्रिय रूप से विश्व ऊर्जा को भी अवशोषित करेंगे, जिससे इसके औषधीय प्रभाव अधिक से अधिक संघनित हो जाएंगे। तो हर गोली जो औषधि बादल बनाती है, उसके औषधीय प्रभाव जितने अधिक समय तक संग्रहित होते हैं, उतने ही मजबूत होंगे। जोंगाओ ने कहा, खुद से बात करते हुए लग रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, उसे इसका गहरा ज्ञान था। उस समय जब उसने औषधि बादल बनाने वाली गोली ली थी तो वह लगभग फट गया था। उस गोली का इतिहास कई हजार वर्षों का था। इस बूढ़े मालिक ने अनजाने में इस गोली को 90 साल पहले परिष्कृत किया था। जोंगाओ ने त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ से एक जहर की बोतल उठाए और अंदर एक भूरी गोली संग्रहित की। 90 वर्षों के पोषण के बाद इसके औषधीय प्रभाव 2 गुने से अधिक हो गए हैं और इसका ग्रेड अभी भी संत राजा स्तर मध्यम कोटि है। लेकिन कुछ दिन पहले तुम्हारे द्वारा परिष्कृत जलती ज्वाला की गोली की तुलना में यह अभी भी फीका पड़ जाता है। मुझे डर है कि यह औषधि बादल की डिग्री के कारण है। त्रिपाठी जीवप्ती ने विचारपूर्वक कहा। ये बूढ़ा मालिक भी ऐसा ही सोचता है। जोंगाओ ने धीरे से सिर हिलाया। ये बूढ़ा मालिक सोचा करता था कि औषधि बादल ऐसे ही होते हैं, लेकिन तुम्हारी इस जलती ज्वाला की गोली को देखने के बाद इस बूढ़े मालिक को एहसास हुआ कि औषधि बादल और भी अधिक पूर्ण हो सकते हैं और पूरी गोली को लपेट सकते हैं। इसके अलावा क्या तुमने देखा है कि तुम्हारी गोली संत क्रिस्टल ऊर्जा को कितनी तेजी से अवशोषित करती है? वह इस बूढ़े मालिक की तुलना में बहुत तेज है। अगर इसे कुछ 100 वर्षों तक संग्रहित किया जाता है तो इसका मूल्य एक एकल तारे के बराबर होगा। यह असंभव है ना? त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया। उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी कुछ सन की कल्पना में लिप्त है। ये कैसे असंभव है? जोंगाओ ने उपहास किया।
क्या तुम जानते हो कि कितने उत्पत्ति वापसी कोटि के स्वामी ने उत्पत्ति राजा कोटि में सफलता प्राप्त करने के लिए एक रास्ता खोजने में अपना पूरा जीवन बिताया है। यहाँ तक कि कुछ उत्पत्ति राजा जो उत्पत्ति राजा कोटि तक पहुँच चुके हैं, वे भी अपनी कोटि को मजबूत और उच्च बनाने के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं। अगर इस जलती ज्वाला की गोली को कुछ 100 वर्षों तक संग्रहित किया जाता है, तो यह एक उत्पत्ति राजा को जो अग्नि विशेषता गुप्त तकनीक की खेती करता है, अगले स्तर तक सफलता प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। जब वो समय आएगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि वे इसके लिए एक एकल तारे का आदान प्रदान करेंगे? ज़ोंग आओ ने जो कहा, उसे सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती को वास्तव में लगा कि यह संभव है, भले ही थोड़ा अतिरंजित था। क्या तुम अभी भी इस गोली को इस छोटी लड़की को देने के लिए तैयार हो? ज़ोंग आओ ने उसे गहराई से घूरा इससे पहले कि उसकी आंखें युवा स्वामी जुई, जो पास में बेहोश पड़ी थी, की ओर मुड़ी। वह अपनी जान खोने वाली है, इसमें क्या अनिच्छुक होना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उपहास किया। क्या उसने इस जलती ज्वाला की गोली को परिष्कृत करने में इतनी मेहनत सिर्फ युवा स्वामी जुई को देने के लिए नहीं खर्च की थी? ज़ोंग आओ का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने खुद को रोका और अपना हाथ हिलाया। भूल जाओ, ये तुम्हारी अपनी गोली है, तुम खुद फैसला कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस बूढ़े मालिक को बताना होगा कि तुमने औषधि बादल को परिष्कृत करने में कैसे कामयाबी हासिल की। मुझे नहीं पता, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। ज़ोंग आओ लगभग खून खांसने लगा। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1075। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नहीं जानता था कि औषधि बादल को कैसे परिष्कृत किया जाए। जब वह अंतिम जलती ज्वाला की गोली को परिष्कृत कर रहा था, तो उसके पास कोई विचलित करने वाला विचार नहीं था, कोई दबाव नहीं था, और बिना किसी कारण के उसने दृढ़ता से विश्वास किया कि वह इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। जब गोली बन गई थी, तो त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि उसकी जीवन शक्ति छीन ली गई थी। यही कारण था कि वह इतनी कमजोर अवस्था में था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में दानव देव सुनहरा रक्त नहीं होता, जो उसे एक अत्यंत मजबूत जीवन शक्ति प्रदान करता, तो वह अंतिम छीना झपटी उसे मौके पर ही मार डालती। वह जलती ज्वाला की गोली बिल्कुल भी गोली नहीं थी, ये एक मानव जीवन था। यही कारण था कि यह अभी जीवन शक्ति से भरा हुआ था, जिससे ज़ोंग आओ आश्चर्य से हाँफ रहा था। हालांकि वह एक बार सफल हो गया था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती को इसे फिर से परिष्कृत करने के लिए कहा जाता, तो वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसके पास वह अदम्य इच्छाशक्ति नहीं थी जो उसके पास एक बार थी। ज़ोंग आओ को अपने विचार समझाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अंततः शांत होने में कामयाब रहा। बूढ़े आदमी ने खुद को धोखा दिया और अपनी घायल आत्मा को सांत्वना देने के लिए बहाने का एक सेट बनाया, ये कहते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती का औषधि बादल को परिष्कृत करने में सक्षम होना पूरी तरह से उसकी समझ के कारण था। रसायन विद्या का अध्ययन करने के सैकड़ों वर्षों के बाद वह अभी भी 30 साल से कम उम्र के एक युवक के साथ तुलना नहीं कर सकता था। ज़ोंग आओ को केवल यह महसूस हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ किया है और वह अत्यंत शर्मिंदा था। सौभाग्य से वह फिलहाल मरने वाला नहीं था, इसलिए उसके पास अध्ययन जारी रखने के लिए अभी भी बहुत समय था। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल की शाखा के महल के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने युवा स्वामी जुई को अंदर ले गया और उसे ताज़ी परिष्कृत जलती ज्वाला की गोली खिलाई। उसकी जीवन शक्ति स्थिर होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती कमरे से बाहर निकल आया। कुछ कोनों को मोड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने हालिका, लिनमू फैन और अन्य को ज़ोंग आओ को घेरे हुए देखा। एक ज्वार की तरह उसकी चापलूसी कर रहे थे, उनके चेहरे चापलूसी से भरे हुए थे। ज़ोंग आओ के अविश्वसनीय रसायन विद्या कौशल की प्रशंसा कर रहे थे, यहाँ तक कि आसानी से औषधि बादल को परिष्कृत करने में सक्षम थे। वे सभी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, यहाँ तक कि तारामंडल में अन्य शीर्ष उत्पत्ति राजा स्तर रसायनज्ञ भी इसे हासिल नहीं कर सके। वे रसायनियों का सिर्फ एक समूह थे जो रसायन विद्या के मामले में ज़ोंग आओ से थोड़ा ऊंचा थे। वे सिर्फ प्रसिद्धि के लिए मछली पकड़ने वाले लोगों का एक समूह थे। अगर उनके पास कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी, तो वे ज़ोंग आओ के साथ कैसे तुलना कर सकते थे? ज़ोंग आओ का पुराना चेहरा लाल हो गया, अधीरता से उनकी चापलूसी को सह रहा था। वह उन्हें दूर भगाना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उसके लिए सहना मुश्किल था। हालांकि हालिका और लिनमू फैंग, इन बेवकूफ़ों के पास थोड़ी सी भी दूरदर्शिता नहीं थी, ये सोचकर कि वह खुद का आनंद ले रहा है और उसकी और भी अधिक चापलूसी कर रहा है, जिससे बूढ़े आदमी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ये तब तक नहीं था जब तक त्रिपाठी जीवप्ती आराम से बाहर नहीं निकला। तब तक लोगों के इस समूह ने उसकी चापलूसी करना बंद कर दिया और उसे अजीब तरह से देखा। हालिका ने तो चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती को एक बड़ा अंगूठा दिया। उसके चेहरे पर प्रशंसा का भाव था, इससे पहले कि वह लिनमू फैंग और अन्य के साथ चला गया। उन दोनों की पीठ ऐसी लग रही थी जैसे वे मिटा दिए जाने वाले हों। त्रिपाठी जीवप्ती उसके चेहरे पर भ्रमित भाव के साथ ज़ोंग आओ के सामने चला गया। वह नहीं समझा कि वे उसे इस तरह क्यों देख रहे थे। छोटे कमीने, तुमने इस बूढ़े मालिक को इतने बड़े लाभ दिए। औषधि बादल को परिष्कृत करने और 30% - 40% की स्थिर दर पर औषधि शिराएं बनाने में सक्षम होना तुम्हें हेंगलुओ वाणिज्य मंडल का सम्मानित अतिथि बनाने के लिए पर्याप्त है। कोई भी तुम्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे पास अपना खुद का क्षेत्र, नौकर, सुंदर दासियां हो सकती हैं, उच्चतम मानक के उपचार का आनंद ले सकते हैं और वह प्राप्त कर सकते हैं जिसे अन्य अपने पूरे जीवन के लिए पीछा करते हैं। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल की पूंजी के साथ उन्हें तुम्हें खेती करने में मुश्किल नहीं होगी।
तुम कम से कम समय में सबसे बड़ा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। इस बूढ़े मालिक को समझ में नहीं आता कि तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि जलती ज्वाला की गोली तुम्हारे द्वारा परिष्कृत की गई थी और इसके बजाय इस बूढ़े मालिक को खड़ा किया और तुम्हारे लिए दोष लिया, इस बूढ़े मालिक को सभी श्रेय और प्रसिद्धि दी। ज़ोंग आओ ने धीरे धीरे कहा, एक कप चाय उठाते हुए और एक घूंट लेते हुए। हालिका, लिन वू फैंग और अन्य सभी ने सोचा कि औषधि बादल के साथ जलती ज्वाला की गोली ज़ोंग आओ द्वारा परिष्कृत की गई थी, क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने शुरुआत में यही कहा था। अब जब चीजें इस बिंदु तक प्रगति कर चुकी थीं, तो ज़ोंग आओ ने खुद को समझाने की कोशिश नहीं की, जिससे उन्हें उस पर और भी अधिक विश्वास हो गया। इसलिए वे ज़ोंग आओ के प्रति इतने सम्मानजनक थे। त्रिपाठी जीवक्ति उसके बगल में बैठ गया, अपने लिए एक कप चाय डाली और इसे एक घूंट में पी लिया। हंसते हुए कहा, वृद्ध ज़ोंग, भ्रमित होने का नाटक मत करो। जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ हवा से नष्ट होने वाला पहला पेड़ है। ये कनिष्ठ केवल 30 साल का है और हालांकि उसके पास कुछ छोटी चालें हैं, उसकी खेती की कोटि अभी भी बहुत कम है। इस कनिष्ठ के लिए ऐसे बड़े लाभ और प्रसिद्धि बहुत अधिक है। केवल वृद्ध ज़ोंग, एक सम्मानित रसायन विद्या महागुरु ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। क्या तुम मानते हो कि अगर हम दोनों एक ही समय में अध्यक्ष आईओ को औषधि बादल के साथ एक जलती ज्वाला की गोली ले जाते तो हमें मिलने वाला उपचार पूरी तरह से अलग होगा। तुम्हारा और भी अधिक सम्मान किया जाएगा और अध्यक्ष आईओ तुम्हारे साथ और भी अधिक सम्मान से पेश आएंगे। शायद अगर वह अच्छे मूड में होता तो वह तुम्हें एक औषधि तारा से भी पुरस्कृत करता और तुम्हें उस औषधि तारा का स्वामी बना देता। हालांकि वह मुझे घर में नजरबंद कर देगा और मेरी सुरक्षा की रक्षा के लिए विभिन्न स्वामी की व्यवस्था करेगा। मुझे मेरे क्षेत्र से एक कदम बाहर निकलने की अनुमति नहीं देगा, केवल मुझे हर दिन जड़ी बूटियों से निपटने की अनुमति देगा। शायद जब ये कनिष्ठ एक सुंदर महिला के साथ संभोग कर रहा हो तो बाहर से लोग देख रहे होंगे। हा 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 हा। त्रिपाठी जीवक्ति के शब्दों को सुनकर ज़ोंग आओ हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मजेदार दृश्य की कल्पना करते हुए वह दिल से हंसा और सिर हिलाता रहा। छोटे कमीने, तुम वास्तव में चिकने और चालाक हो। निश्चित रूप से तुम कोई अच्छी चीज नहीं हो। मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुमने ऐसे विचार विकसित करने के लिए कितनी हवा और बारिश से गुजरे हो। अगर मेरे पास ऐसे विचार नहीं होते तो ये कनिष्ठ बहुत पहले मर गया होता। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने कंधे उचकाए। तुम सही हो, जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ हवा से नष्ट होने वाला पहला पेड़ है। ये लाभ और प्रसिद्धि ये बूढ़ा मालिक तुम्हारे लिए उन्हें ले लेगा। किसी भी मामले में इस बूढ़े मालिक की रसायन विद्या कौशल में वास्तव में बहुत सुधार हुआ है, इसलिए मुझे उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी और वह जल्दी से बधाई देने के लिए उठा। बधाई हो वृद्ध ज़ोंग। ये कनिष्ठ चलती ज्वाला की गोली के साथ इतना व्यस्त रहा है कि उसने रसायन मार्ग में वृद्ध ज़ोंग की प्रगति पर ध्यान नहीं दिया। धिक्कार है। ऐसा कहने के बाद वह फिर से बैठ गया और चिंतित होकर कहा, लेकिन वृद्ध ज़ोंग, मुझे डर है कि तुम्हारे पास हेंगलुओ वाणिज्य मंडल में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहले वे तुम्हें भोगते और तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार करने की अनुमति देते, लेकिन अब मुझे डर है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हालिका, लिन वू फैंग और अन्य ने पहले ही इस मामले की सूचना जलचंद्रमा तारा को दे दी है, इसलिए हेंगलुओ वाणिज्य मंडल से लोगों के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बूढ़ा मालिक जानता है। ज़ोंग आओ ने सिर हिलाया। ये बूढ़ा मालिक भी 100 वर्षों से वर्षा तारा पर आज़ादी से रहा है। जब तक वे मेरी रसायन विद्या में हस्तक्षेप नहीं करते कुछ भी चर्चा की जा सकती है। शामिल होना या शामिल न होना सिर्फ नाम की बात है। अगर वे इस बूढ़े मालिक को परेशान करते हैं तो क्या ये बूढ़ा मालिक सिर्फ जा नहीं सकता? त्रिपाठी जीवक्ति थोड़ा दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सका। ज़ोंग आओ कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। न केवल उसका स्वभाव अजीब था बल्कि उसका खुद के बारे में भी उच्च विचार था। त्रिपाठी जीवक्ति ये भी जानता था कि इस बूढ़े आदमी ने पहले उसे बार बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी मामले में इस बार दोष लेने वाला वह था। हालांकि इससे उसकी प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ जाएगी, ये वह नहीं था जो ज़ोंग आओ चाहता था। वास्तव में सक्षम लोग प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते थे। केवल वे लोग जो शक्ति और धन का पीछा करते थे सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इस बार त्रिपाठी जीवक्ति ने ज़ोंग आओ को नीचे खींच लिया था और उसे अपनी स्वतंत्रता का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। ज़ोंग आओ ने शायद इसे केवल इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे रसायन विद्या विधि सिखाई थी। त्रिपाठी जीवक्ति और ज़ोंग आओ दोनों इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उस छोटी लड़की की क्या स्थिति है? ज़ोंग आओ अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और विषय बदल दिया। गहन नींद सूर्यमुखी जल से जहर हटा दिया गया होगा और उसकी जीवन शक्ति स्थिर है, लेकिन वह अभी भी कोमा में है। अगर हम उसे जगाना चाहते हैं तो हमें उसके आत्मा अवतार को ढूंढना होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डाला। उसने अभी युवा स्वामी ज़ुई के ज्ञान सागर की जांच की थी, लेकिन उसकी आत्मा अवतार का कोई निशान नहीं मिला। वह वास्तव में नहीं जानता था कि युवा स्वामी ज़ुई की आत्मा अवतार कहाँ छिपी हुई थी। ज़ोंग आओ ने भी माथे पर बल डाला, शांति से कहा, यह तर्कसंगत है कि वह गहन नींद सूर्यमुखी जल से घायल हुई थी, इसलिए इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। उसकी आत्मा अवतार किसी अन्य कारण से गायब हो गई होगी। त्रिपाठी जीवक्ति की भावना हिल गई। कृपया मुझे प्रबुद्ध करें ज़ोंग आओ। ज़ोंग आओ ने सिर हिलाया। मैं उस छोटी लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं तुम्हें कैसे प्रबुद्ध कर सकता हूँ? चूंकि तुम उसके अंगरक्षक हो, तुम्हें समझना चाहिए कि उसके दिल में कुछ पछतावा है।
कई बार जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह घायल है, बल्कि यह कि वह अपने दिल में एक बाधा को दूर करने में असमर्थ है। जब तक वे उस बाधा को दूर कर सकते हैं वे स्वाभाविक रूप से जाग जाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने यह सुना और उसके चेहरे पर एक विचारशील रूप दिखाई दिया। एक पल बाद उसकी आंखें चमक उठी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। ज़ोंग गाओ ने त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति का अवलोकन किया और धीरे से सिर हिलाया। ये छोटा कमीना बुद्धिमान और सक्षम दोनों था। ज़ोंग गाओ वास्तव में नहीं समझ पाया कि ऐसा व्यक्ति किसी और के अंगरक्षक के रूप में क्यों कार्य करेगा। एक लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अचानक आराम से हो गया। क्या तुम्हें कारण मिल गया है? ज़ोंग गाओ ने मुस्कान के साथ पूछा। मेरे पास कुछ सुराग हैं, लेकिन क्या ये सच है या नहीं, इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा। अचानक कुछ याद आया और पूछा, ठीक है वृद्ध ज़ोंग, जब मैं आया तो हालिका और अन्य मुझे इस तरह क्यों देख रहे थे? क्या कुछ हुआ? क्या तुम जानना चाहते हो? ज़ोंग गाओ ने उसे तिरछी नजर से देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। इस बूढ़े मालिक ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि तुम, छोटे कमीने, उस छोटी लड़की के साथ गहरे प्यार में हो, कि जब तुमने उसे वो दवा खिलाई तो तुमने उसे चबाया और उसके मुंह में खिलाया। ज़ोंग गाओ ने आंख मारी। उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही दयनीय थी जितनी वह हो सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती क्रोधित था। क्या तुम्हें ऐसी बात सार्वजनिक रूप से घोषित करने की हिम्मत है? क्या तुम्हारे पास कोई शालीनता है? ज़ोंग गाओ ने सूंघा। इस बूढ़े मालिक ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा बर्तन लिया है, इतनी सारी अच्छी चीजें खो दी हैं और दे दी हैं, क्या तुम्हें लगता है कि बस इतना ही है? बस युवा स्वामी जुई के तीसरे युवा स्वामी के वर्षातारा पर आने और तुम्हारी हड्डियों को छीलने का इंतजार करो। हा हा हा। एक छोटा अंगरक्षक वास्तव में युवा स्वामी जुई की महिला के बारे में विचार करने की हिम्मत कर रहा है। तुम वास्तव में जीवन से मृत्यु को नहीं जानते हो। अगर यह बुरा मालिक तुम होता तो वह जितनी जल्दी हो सके छोड़ देता। जोर से हंसते हुए ज़ोंग गाओ अच्छे मूड में चला गया। बूढ़ा पाखंडी। त्रिपाठी जीवप्ती ने ज़ोंग गाओ को कड़वाहट से घूरा। अचानक समझ गया कि हालिका, लिन मू फैंग और अन्य उसे ऐसी अजीब आंखों से क्यों देख रहे थे। ज़ोंग गाओ के प्रति उसे थोड़ा सा अपराधबोध महसूस हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने एक बड़ा दाम नहीं लगाया और त्रिपाठी जीवप्ती की सभी गहन सूर्यमुखी जल और औषधि भट्टी को छीन लिया। बूढ़े लोग वास्तव में अच्छे नहीं होते। गुइज़ू ऐसा था और ज़ोंग गाओ भी। हालांकि ज़ोंग गाओ ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वह जिस छोटी लड़की के बारे में बात कर रहा था, हालिका जिस युवा स्वामी के बारे में बात कर रहा था, वह वास्तव में युवा स्वामी जुई खुद थी। युवा स्वामी जुई की महिला को चूमना कुछ भी नहीं है। इस बूढ़े मालिक ने तो युवा स्वामी जुई के शरीर को भी छुआ है। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1076। ज़ोंग गाओ एक बात में सही थे, ये जगह लंबे समय तक रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। जल चंद्रमा तारा को शायद अभी तक पता नहीं था कि युवा स्वामी जुई जीवित थी या मर गई थी, इसलिए एक बार जब यहाँ खबर भेजी गई तो समझाना मुश्किल होगा। युवा स्वामी जुई भी नहीं चाहती थी कि उसका सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो। त्रिपाठी जीवप्ती को जल्दी से उसकी ताकत बहाल करनी थी और आत्मा की जंजीरें को हटाना था ताकि वह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सके और समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैर सके। आधे महीने तक आराम करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को अत्यंत उदार उपचार मिला। हर दिन उसे बढ़िया शराब, व्यंजन और दुर्लभ आत्मिक फल ताजगी के रूप में दिए जाते थे। उसके लिए अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को बहाल करना और कमजोरी की उस अंतहीन भावना से छुटकारा पाना आसान नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से फैसला किया कि भविष्य में जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाता वह फिर कभी औषधि बादल को परिष्कृत करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर रसायन विद्या के दौरान उसकी किस्मत अच्छी थी और गोली अपने आप औषधि बादल बनाती थी तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अगर उसे औषधि बादल बनाने के लिए अपने प्रयासों पर भरोसा करना पड़ता था तो ये बस बहुत थकाऊ था और नुकसान के लायक नहीं था। पर्वत घाटी में ज़ोंग गाओ का महल बनाया गया था। हालिका ने स्वामी के बीच स्वामी भेजे थे, इसलिए 1 दर्जन या तो लोगों के लिए एक महल बनाना केक का एक टुकड़ा था। हालांकि ज़ोंग गाओ वापस नहीं गया क्योंकि पर्वत घाटी में विश्व ऊर्जा अभी भी पतली थी और वर्षातारा के औसत स्तर तक ठीक होने में कुछ समय लगने की संभावना थी। खबर है कि उसने औषधि बादल बनाने वाली जलती ज्वाला की गोली को परिष्कृत किया था, आग की तरह फैल गई थी। वर्षातारा के सभी रसायनज्ञ उसे श्रद्धांजलि देने आए थे, लेकिन चूंकि वे सभी साथी रसायनज्ञ थे, ज़ोंग गाओ असभ्य होने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए हर दिन उसे इन लोगों के उत्पीड़न और चापलूसी को सहना पड़ता था। एक पल के लिए भी आराम नहीं करना पड़ता था। हर बार जब उसने ये दृश्य देखा तो त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से खुशी मनाई कि उसका मूल निर्णय एक बुद्धिमान था। अगर उसने खुद औषधि बादल को परिष्कृत करने का श्रेय लिया होता तो इस तरह का सामंजस्यपूर्ण दृश्य होना असंभव होता। वे बूढ़े पुरुष और महिलाएं केवल अपने कौशल और तरीकों का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाते, इससे पहले कि अंत में बुरे शर्तों पर अलग हो जाते। वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी क्षमताएं त्रिपाठी जीवप्ती से भी बदतर थीं, यह उनके लिए एक अपमान होगा। अपने कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, बेहोश युवा स्वामी जुई को उठाता हुआ और उसे अपने सामने बैठने देता हुआ। उसके मोहक चेहरे को घूरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में उसे जगाना नहीं चाहता था। सोती हुई युवा स्वामी जुई के साथ मिलना सबसे आसान था। उसकी दया पर वह विरोध नहीं करेगी या शिकायत नहीं करेगी, लेकिन एक बार जब वह जाग गई तो वह केवल अंतहीन परेशानी और खतरा लाएगी।
हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति के पास उसे जगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आत्मा की जंजीरें को हटाने के लिए उन दोनों की सहमति आवश्यक थी, और अब जब युवा स्वामी जुई की आत्मा अवतार चली गई थी, उसकी सहमति के बिना त्रिपाठी जीवक्ति बेड़ियों को नहीं हटा सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी आत्मा की आध्यात्मिक समझ के साथ मिलाया, इसलिए उसने इसे युवा स्वामी जुई के ज्ञान सागर में भेजा। अगले ही पल त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा अवतार युवा स्वामी जुई के ज्ञान सागर में दिखाई दी। चाहे कभी भी हो, किसी व्यक्ति की चेतना का सागर की जांच करना मार्शल कलाकारों के लिए एक वर्जित था। ये कुछ ऐसा था जो केवल सबसे अंतरंग लोग ही करेंगे। चेतना का सागर में एक व्यक्ति के जीवन के अनुभव और रहस्य समाहित थे। चेतना का सागर के रहस्यों को देखना किसी के कपड़े उतारने से भी ज्यादा गंभीर था। यह अपमान का सबसे बुरा रूप था। पिछली बार त्रिपाठी जीवक्ति ने युवा स्वामी जुई के रहस्यों में बहुत गहराई से झांकने में सावधानी बरती थी, क्योंकि वह इस महिला के साथ बहुत अधिक संबंध नहीं रखना चाहता था। लेकिन इस बार उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समुद्री हवा कोमल थी और समुद्र शांत था। युवा स्वामी जुई का ज्ञान सागर पानी का एक विशाल विस्तार था और कुछ नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति के ज्ञान सागर के विपरीत, जो शानदार रंगों से भरा था। इस महिला का जीवन बहुत उबाऊ होना चाहिए। किसी के ज्ञान सागर की स्थिति किसी के आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब थी। किसी के ज्ञान सागर की स्थिति से कोई बता सकता है कि वे किस तरह के व्यक्ति थे। युवा स्वामी जुई एक महिला थी, लेकिन उसे आईओ द्वारा एक पुरुष के रूप में पाला गया था और उसे हर समय युवा स्वामी जुई के तीसरे युवा स्वामी का नाटक करना पड़ता था। वह लंबे समय से इस तरह के जीवन से थक चुकी होगी, लेकिन उसके पास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे रहस्यों में झांकना चाहता हूँ, ये सिर्फ इतना है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हें जगह नहीं पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में मेरे साथ परेशानी करने नहीं आओगी, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आत्मा अवतार युवा स्वामी जुई के ज्ञान सागर में गोता लगा रही थी। गर्म समुद्री जल ने त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर को लपेट लिया, जैसे कि छोटी हड्डियां रहित हाथ उसके शरीर को सहला रहे हों, जिससे उसे अकल्पनीय उत्तेजना और आराम मिल रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति लगभग इस पल में खुद को खो बैठा। दिव्य आत्मा का सम्मिलन बहुत भयानक था। इस प्रक्रिया के दौरान पुरुष और महिला दोनों शारीरिक संभोग की तुलना में हजारों गुना अधिक तीव्र आनंद का आनंद ले सकते थे। वह एक आत्मा की गहराई से आने वाला काम था। उस तरह का आनंद सबसे खतरनाक दलदल जैसा था। एक बार जब कोई इसमें गिर जाता था तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। सौभाग्य से ये पहली बार नहीं था जब त्रिपाठी जीवक्ति ने इस तरह का काम किया था। जब वह वर्त संप्रदाय में पाटिल सुमित्रा को खोजने गया था तो उसने पहले ही अपनी आत्मा को उसके साथ एक बार मिला दिया था, इसलिए उसके पास इस तरह की चीज से निपटने का कुछ अनुभव था। अपनी आत्मा के काम को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति लगातार अपने दिल को बुला रहा था, खुद को याद दिला रहा था कि अब आनंद में लिप्त होने का समय नहीं था। धीरे धीरे उस तरह का आनंद बहुत कमजोर हो गया और उसने अपनी आत्मा अवतार पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे वह थोड़ा शांत हो गया। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन वर्तमान स्थिति ने त्रिपाठी जीवक्ति को बलात्कार शब्द के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। युवा स्वामी जुई की आत्मा अवतार कहीं नहीं मिली, इसलिए जाहिर है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा के आक्रमण का विरोध करने में असमर्थ थी। अगर ये बलात्कार नहीं था तो क्या था? और यह सबसे शातिर तरह का बलात्कार था। एक महिला के साथ अपनी आत्मा को मिलाना जिसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, एक लकड़ी के टुकड़े के साथ सम्मिलन से अलग नहीं था। ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक रुचि खो दी और उसकी आत्मा का धड़कना कम हो गया। इस तरह की चीज सबसे उबाऊ थी और केवल मुड़े हुए दिमाग वाले लोग ही ऐसा करेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा अवतार समुद्र में बिखर गई। उसके ज्ञान सागर के अंदर पानी में बुलबुले तैरते थे, जिनमें से प्रत्येक में युवा स्वामी जुई के अतीत का एक हिस्सा, उसकी यादों का एक हिस्सा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने इन बुलबुलों में छिपी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की। उसने बहुत सारे दृश्य देखे। एक बच्चा जमीन पर गिर गया, एक महिला कमजोरी से बिस्तर पर पड़ी थी, उसका चेहरा पीला और खून रहित था, लेकिन जब उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। बाहर इंतजार कर रहा हटा कट्टा आदमी अंदर चला गया और कांपते हाथों से बच्चे को उठाया, बच्चे के शरीर पर दागों को अनदेखा करते हुए अपने चेहरे को बच्चे के माथे के खिलाफ अंतरंग रूप से दबाया और धीरे से चूमा। पितृ प्रेम की चमक विकीर्ण कर रहा था। 7 या 8 महीने का बच्चा अपनी माँ की बाहों में था और स्तनपान कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह रुचि के साथ खा रहा था। माँ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी क्योंकि वह समय समय पर अपनी बेटी को चिढ़ाती थी। हटा कट्टा पिता एक तरफ खड़ा था और मुस्कुराया, अपने सफेद दांत प्रकट कर रहा था। तीनों का परिवार खुश और सामंजस्यपूर्ण था। सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बच्चे को देखता था और सावधानी से उसकी जांच करता था। हटे कट्टे पिता को एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कुछ कह रहा था। हटे कट्टे पिता के चेहरे पर मुस्कान और खुशी अचानक गायब हो गई क्योंकि उसने अपनी बेटी को देखा जिसे वह अपनी आंख का सेब मानता था। उसका चेहरा तूफान की पूर्व संध्या जितना उदास था। 3 साल के बच्चे को एक महल में ले जाया गया, उसे पुरुषों के कपड़े पहनाए गए और उसे एक पुरुष की तरह पाला गया। वह ज्ञानी थी और अपने पीछे नौकरों और दासियों के साथ उस विशाल महल में खड़ी थी। उसे केवल महल में घूमने के लिए आदेश दिया गया था, दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ झुककर।
वह अब अपनी प्यारी माँ को नहीं देख सकती थी, केवल अपने गरिमापूर्ण पिता को। उसने सभी प्रकार की चीजें सीखना शुरू कर दिया, उसने खेती करना शुरू कर दिया, वह मजबूत और स्वस्थ हो गई, लेकिन वह केवल एक पुरुष के रूप में ही रह सकती थी। उसके पास उत्कृष्ट प्राकृतिक क्षमताएं थी, केवल जब वह मजबूत हो जाती थी तभी वह अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखती थी, अन्यथा वह उसे केवल डांटता था। युवा स्वामी जुई के तीसरे युवा स्वामी का नाम फैल गया, पूरे क्षेत्र को उसके बारे में पता था। उसने अजनबियों के सामने मुस्कुराना सीख लिया था, उसने सबसे सुरुचिपूर्ण शिष्टाचार सीखा था, उसकी सुंदरता ने पुरुषों और महिलाओं, युवा और वृद्धों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन वह अपनी माँ को नहीं देख सकती थी, केवल रात के अंधेरे में ही वह महिलाओं के कपड़े निकालती थी और उन्हें बिस्तर पर रखती थी, दुखी महसूस करती थी। वे महिलाओं के कपड़े गुप्त रूप से उसकी माँ द्वारा उसे भेजे गए थे, ऐसा लग रहा था कि उनमें अभी भी उसकी माँ की गर्मी और शक्ति समाहित है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हर दृश्य को देखा, वह उसमें डूबा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वह युवा स्वामी जुई के दिल में कड़वाहट और युएन नाम को समझ सकता है, वह उसकी लाचारी और उदासी को महसूस कर सकता था। वह अपरिवर्तनीय मुस्कान, उस मुस्कान के तहत कड़वाहट थी, उसका नाजुक दिल एक मजबूत बाहरी उपस्थिति से ढका हुआ था। वह इतने सालों से ढूंढ कर रही थी, उसने न केवल दुनिया को धोखा दिया था, बल्कि उसने खुद को भी धोखा दिया था। मृत्यु तारा पर लड़ाई तक, भले ही युवा स्वामी जुई क्रोधित थी, भले ही वह उसे मारना चाहती थी, ये पहली बार था जब उसने एक लड़की की शर्म का अनुभव किया था। उसके नग्न शरीर को कोई गले लगा रहा था, उसकी भरी हुई छाती को निचोड़ा जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था, उसका नाजुक शरीर कितना गर्म था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, इसने उसे लंगड़ा और सुंदर महसूस कराया, वह किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकती थी। हर बार जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका चेहरा लाल हो जाता था। उसके बाद लड़ाई और मूर्खता के दिन उसके जीवन के सबसे अविस्मरणीय दिन थे। वह समय को रोकना चाहती थी और हमेशा के लिए उस मृत तारे पर रहना चाहती थी, क्योंकि केवल उस आदमी के सामने ही वह खुद को छोड़ सकती थी और खुद हो सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके जीवन में जीवन शक्ति इंजेक्ट की थी, जिससे वह अब इतनी बेजान नहीं रही। प्राचीन खंडहरों की खोज करते समय उसने अपने अधीनस्थों के हताहतों को अनदेखा कर दिया था और लगातार उन्हें गति बढ़ाने का आदेश दिया था। ये सब जितनी जल्दी हो सके छोड़ने और जितनी जल्दी हो सके वापस लौटने के लिए था। हालांकि उसके अंतरिक्ष वलय में से एक के विस्फोट ने उसे गहरी नींद में डाल दिया था। एक लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा अवतार युवा स्वामी जुई के ज्ञान सागर से उभरी। युवा स्वामी जुई के सभी रहस्य उसकी आंखों के सामने उजागर हो गए थे और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस शातिर महिला का ऐसा दुखद अतीत होगा। हालांकि उसने अपने दिल में कुछ सहानुभूति और दया महसूस की, फिर भी उसे वह करना था जो उसे करना था। उसने जो देखा वह केवल युवा स्वामी जुई का दुख नहीं था, बल्कि उसका काला पक्ष भी था। भले ही यह महिला दयनीय थी, फिर भी वह एक खतरनाक व्यक्ति थी। उसके लिए उसकी भावनाएं भी शुद्ध नहीं थी, यह आत्मा की जंजीरें के प्रभाव के कारण था। इतने लंबे समय तक उसका अवलोकन करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से समझा कि युवा स्वामी जुई की आत्मा अवतार क्यों गायब हो गई थी, और उसने ये भी सोचा कि उसका इलाज कैसे किया जाए। यह उसके दिल में एक गांठ थी, चोट नहीं। जब तक ये गांठ खुल जाएगी, युवा स्वामी जुई स्वाभाविक रूप से जाग जाएगी। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1077। युवा स्वामी जुई के ज्ञान सागर के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा अवतार अजीब उतार चढ़ाव उत्सर्जित करने लगी। उसने भ्रमों की एक श्रृंखला बनाना शुरू कर दिया, उन्हें जबरन समुद्र में डाल दिया। उसके बचपन से लेकर उसकी वर्तमान उम्र तक इन भ्रमों में उसे खुद को भेष बदलने की जरूरत नहीं थी, उसे हमेशा एक गर्म मुस्कान दिखाने की जरूरत नहीं थी, नहीं उसे एक पुरुष के रूप में रहने की जरूरत थी। वह लापरवाह होकर बड़ी हुई, उसके माता पिता दयालु थे, उसके भाई बहन सद्भाव में रहते थे, वह सबसे सुंदर कपड़े पहन सकती थी, सबसे सुंदर गहने पहन सकती थी, उसे उबाऊ शिष्टाचार सीखने की जरूरत नहीं थी, उसे दिन रात खेती करने की जरूरत नहीं थी, उसे सभी प्रकार की यातनाओं को सहने की जरूरत नहीं थी। इन भ्रमों में वह दुनिया की सबसे खुश महिला थी। हर दिन वह कुछ दासियों के साथ सड़कों पर घूमती थी, कभी कभी अपनी सुंदरता के हिमखंड की नोक को प्रकट करती थी, जिससे पूरे शहर के पुरुष उत्साह से दहाड़ते थे। इन भ्रमों में जब वह घर लौटती थी तो वह अपने माता पिता को उन तुच्छ चीजों के बारे में बताती थी जिनका उसने सामना किया था, और उसके माता पिता अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चुपचाप सुनते थे, एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते थे। उसने एक ऐसे पुरुष से भी मुलाकात की जिसने उसके दिल को छू लिया, लेकिन अपनी शर्म के कारण वह केवल उसे दूर से ही देख सकती थी, हर दिन उसकी हरकतों पर ध्यान देती थी, पहल करने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। जो उसने उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि सुंदर और सुरुचिपूर्ण पुरुष वास्तव में उसे खोजने आया था, अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को हराया, उसके पिता की सभी कठोर आवश्यकताओं को पूरा किया और उससे शादी कर ली। उन्होंने शादी कर ली और बच्चे पैदा किए, पुरुष हल चला रहा था और महिला बुनाई कर रही थी। हालांकि यह एक शानदार और अद्भुत जीवन नहीं था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे का सम्मान किया। उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए और वे धीरे धीरे बूढ़े हो गए, अंततः पीले रंग की पृथ्वी के ढेर में बदल गए। उनकी कब्रें एक साथ करीब थी, जैसे कि वे कभी अलग नहीं होंगे। इन भ्रमों में उसने एक परिपूर्ण और पछतावा रहित जीवन प्राप्त किया।
त्रिपाठी जीवप्ती ने बार बार ऐसा किया, अथक रूप से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बनाए गए भ्रमों की परतों को युवा स्वामी ज़ोई के ज्ञान सागर में डाल दिया, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत या अपनी खुद की थकावट की परवाह किए बिना। समय बीत गया, लेकिन युवा स्वामी ज़ोई का ज्ञान सागर वही रहा, कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन एक निश्चित क्षण में शांत समुद्र अचानक पलट गया और पानी के नीचे से बुलबुले उभरे, कुछ भी नहीं में फूट गए। एक ठंडी हवा चली और त्रिपाठी जीवप्ती की नाक की नोक पर सुगंध की एक फुसफुसाहट बनी रही। त्रिपाठी जीवप्ती ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और युवा स्वामी ज़ोई को एक मुस्कान के साथ उसके पीछे खड़े होकर उसे बहुत रुचि के साथ देखते हुए देखने के लिए अपना सिर घुमाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें घुमाई और तुरंत उसके ज्ञान सागर से भाग गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, युवा स्वामी ज़ोई भी जाग गई और उसे पकड़ लिया, चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम एक चोर की तरह क्यों भाग गए? तुम पहले ही जाग चुके हो, मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित किए जाने का इंतजार कर रहा हूँ। उस जगह पर तुम स्वामी हो, एक छोटे तीसरी कोटि संत साधक, मैं रुकने की हिम्मत नहीं करता। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा। हर किसी का चेतना का सागर उनके अपने नियंत्रण में था, इसलिए जब दो लोगों की ताकत लगभग समान होती थी तो वे कभी भी एक दूसरे की चेतना का सागर पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे हमेशा नुकसान में रहेंगे। केवल तभी जब ताकत में एक बड़ा अंतर होगा तभी किसी और के चेतना का सागर पर आक्रमण करने और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने की संभावना होगी। मैं तुम्हें प्रताड़ित करूं? तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगी? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो मैं तुम्हें क्यों प्रताड़ित करूंगी? युवा स्वामी ज़ोई ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी संकरी हो गईं क्योंकि उनमें एक तेज रोशनी चमकी। ठीक है, मैं मानता हूँ, बिना अनुमति के तुम्हारे ज्ञान सागर में घुसना और तुम्हारे रहस्यों में झांकना गलत था, लेकिन चूंकि तुम जागना नहीं चाहती थी, मैं केवल इसी का सहारा ले सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने युवा स्वामी ज़ोई के छोटे हाथ को झटक दिया जो उसे पकड़े हुए था। मेरे रहस्यों में झांकना, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम सही हो? युवा स्वामी ज़ोई गुस्से से अपने दांत पीस गई, उसके चांदी के दांतों में एक खतरनाक रोशनी चमकी। मैंने ज्यादा नहीं देखा। त्रिपाठी जीवप्ती शर्मिंदा लग रहा था। युवा स्वामी ज़ोई ने बात नहीं की और बस उसे घूरता रहा। ठीक है, मैंने पहले ही गिन लिया है कि तुम्हारे शरीर पर कितने बाल हैं, तो क्या तुम मुझे काटने वाली हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने बेशर्मी से कहा। तुम कमीने! युवा स्वामी ज़ोई अपमान से क्रोधित हो गई क्योंकि वह दौड़कर आए और त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ के पीछे काट लिया। जब वह अपनी बड़ी आंखें घुमा रही थी तो उसने जाने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करती? त्रिपाठी जीवप्ती अविचलित रहा और इसके बजाय मुस्कुराया। मेरे हाथ को काटना पर्याप्त संतोषजनक नहीं है, क्या तुम कहीं और जाना चाहती हो? मेरे पास काटने के लिए तुम्हारे लिए एक बेहतर जगह है। युवा स्वामी ज़ोई का चेहरा लाल हो गया और उसकी पतली सफेद गर्दन लाल हो गई क्योंकि उसने जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती का हाथ छोड़ दिया और थूका, तुम्हारे सपनों में, उस भ्रम में, वह और वह पुरुष जिसे वह प्यार करती थी अविभाज्य थे और सभी प्रकार के पद जिन्हें वह कल्पना कर सकती थी और कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, एक एक करके उसके दिमाग में प्रवेश कर गए। उसे एक व्यवस्थित और परिपूर्ण शिक्षा मिली थी। बेशक वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों का क्या मतलब था। हालांकि उसने ये भी समझा कि यह केवल त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा उसके लिए बनाया गया एक भ्रम था और वास्तविक नहीं था। वह अभी भी इसे सहन नहीं कर सकी। आखिरकार भ्रम में महिला को उसके बाद मॉडल बनाया गया था और वह बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में एक कुतिया थी, लगातार मान कर रही थी और कभी नहीं जानती थी कि कब संतुष्ट होना है। तुम इतने अश्लील कैसे हो सकते हो? युवा स्वामी ज़ोई ने एक अजीब नज़र के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, जैसे कि उसने इस व्यक्ति को इतना बदमाश होने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने तुम्हें गलत समझा। यौन संबंध अश्लील कैसे है? त्रिपाठी जीवप्ती ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठों को घुमाया। जब तुम वास्तव में इसे आजमाओगी तो तुम इसकी सुंदरता को समझोगी। फिर भी तुम्हें उस भ्रम में खुद को शामिल नहीं करना था, है ना? युवा स्वामी ज़ोई ने मधुरता से मुस्कुराया जैसे कि उसने एक रहस्य खोजा हो। उसकी मुस्कान बहुत चालाक थी। उन भ्रमों में तुम वास्तव में सुंदर थे। क्या तुम वास्तव में मुझसे शादी करना चाहते थे? भूल जाओ, मैं तुम्हारे जैसी महिला को संभाल नहीं सकता। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। बाहर निकलो। युवा स्वामी ज़ोई का चेहरा एक पन्ना पलटने की तुलना में तेजी से बदल गया और वह इतनी गुस्से में थी कि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को बिस्तर से बाहर निकाल दिया। त्रिपाठी जीवप्ती खड़ा हो गया, अपने नितंब को थपथपाया और कहा, अच्छी तरह से आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युवा स्वामी ज़ोई का चेहरा कठोर हो गया। ऐसा लगा जैसे वह समझ गई थी कि त्रिपाठी जीवप्ती क्या कहने जा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब त्रिपाठी जीवप्ती कमरे से बाहर आया तो उसने ज़ोंग आओ को एक तरफ झुककर और ध्यान से सुनते हुए देखा। जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा तो उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने पूछा, तुमने उसे बचा लिया? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। कमाल है, ज़ोंग आओ ने उसे अंगूठा दिखाने में मदद नहीं की, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? यह इतना जीवंत क्यों लग रहा था? क्या तुम उसके अंगरक्षक नहीं हो? लड़के, इस बूढ़े मालिक को कहना होगा, तुम्हारी हिम्मत थोड़ी बहुत बड़ी है। यहाँ तक कि युवा स्वामी ज़ोई के तीसरे युवा स्वामी की महिला को छूने की हिम्मत कर रहे हो।
तुम्हें जल्दी से भागने की तैयारी करनी चाहिए, ये बुरा मालिक उम्मीद करता है कि तुम बहुत जल्दी नहीं मरोगे। अगर युवा स्वामी जुई गुस्सा हो जाती है तो पूरा हेमलुओ तारामंडल काम उठेगा। जोंग आओ शायद बहुत लंबे समय तक अकेला रहा होगा, लेकिन उसकी उम्र के बावजूद उसका गप्पी दिल एक युवक से कम नहीं था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था दूसरों को एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते देखना। हर बार जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा जैसे वह कई दशक छोटा हो गया हो। बेशर्म त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे अनदेखा कर दिया और हालिका को खोजने के लिए बाहर चला गया, उसे वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। जब उसने सुना कि युवा स्वामी जुई जाग गई है तो हालिका बहुत खुश हुआ और त्रिपाठी जीवप्ती को गले लगा लिया। उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। अब जब युवा स्वामी जुई जाग गई थी तो उनकी अंतिम चिंताएं गायब हो गई थी और वर्षा तारा पर जोंग आओ ने रसायन मार्ग में एक और कदम आगे बढ़ाया था। अब जब तक गहन यिन सूर्यमुखी जल की समस्या हल हो जाती सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे भी अधिक युवा स्वामी जुई अभी भी गहन यिन सूर्यमुखी जल के मुद्दे के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए भले ही वाणिज्य मंडल उन्हें दोषी ठहराता, उन्हें केवल एक छोटा जुर्माना मिलेगा, उतना गंभीर नहीं जितना उन्हें पहले डर था। सभी प्रकार की अच्छी खबरें एक के बाद एक आ रही थीं, वे खुश क्यों नहीं हो सकते थे। कई प्रबंधक अच्छे मूड में थे और पूरी शाखा खुशी से भर गई थी। समय बीत गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया था। चूंकि युवा स्वामी जुई उस दिन जागी थी, वह अपने कमरे में रही थी, ये घोषणा करते हुए कि उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी और उसे ठीक होने की जरूरत थी। गहन यिन सूर्यमुखी जल से लगी चोटें जलती ज्वाला की गोली से बहुत पहले ठीक हो गई थी और उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, तो उसे ठीक होने की क्या जरूरत होगी। हालांकि वह 1 साल से अधिक समय तक कोमा में थी, उसकी खेती के साथ उसे ठीक होने में केवल 2 या 3 दिन लगेंगे। वह त्रिपाठी जीवप्ती से बच रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। हर बार जब वह युवा स्वामी जुई को खोजने जाता था तो उसे दरवाजे पर खड़े कई संत राजा कोटि के साधक द्वारा रोक दिया जाता था। इन लोगों ने त्रिपाठी जीवप्ती को कोई चेहरा नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए उसे बताया कि यह युवा स्वामी जुई का आदेश था और उसकी अनुमति के बिना किसी को भी उसके कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उनका रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन उनके इनकार का लहजा दृढ़ था। त्रिपाठी जीवप्ती इन लोगों को पीटने का इंतजार नहीं कर सका। त्रिपाठी जीवप्ती खुश नहीं था, लेकिन रिद्धजोंग भी बदकिस्मत था। गहन यिन सूर्यमुखी जल का आधा हिस्सा त्रिपाठी जीवप्ती ने ले लिया था और कई दर्जन बड़े और छोटे गोली भट्टियों का आधा हिस्सा भी त्रिपाठी जीवप्ती ने ले लिया था। जोंग आओ ने संकट में सूंघा, लेकिन वह बेशर्मी से काम करने के लिए बहुत शर्मिंदा था। जोंग आओ अपने वचन का आदमी था, एक नुकसान था। युवा स्वामी जुई के विपरीत, जिसे दूसरों को दबाने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना पसंद था। त्रिपाठी जीवप्ती ने गहन यिन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करने और अपनी खुद की ताकत बढ़ाने के बारे में भी विशेष रूप से सलाह मांगी। जोंग आओ ने कुछ भी नहीं छिपाया और त्रिपाठी जीवप्ती को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। त्रिपाठी जीवप्ती समझा कि हालांकि गहन यिन सूर्यमुखी जल एक कीमती खजाना था, अगर इसे ठीक से परिष्कृत नहीं किया गया तो इसकी कीमत उसकी जान होगी। इसके अलावा परिष्करण प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री, साथ ही एक झुलसा देने वाला गर्म वातावरण आवश्यक था। केवल प्रारंभिक चरणों को ठीक से तैयार करके ही कोई इसे परिष्कृत करना शुरू कर सकता था। उसे आवश्यक सभी सहायक सामग्री त्रिपाठी जीवप्ती के पास वास्तव में वे सभी थी, एक की भी कमी नहीं थी। तैरते हुए महाद्वीप पर त्रिपाठी जीवप्ती ने कई उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां, अनगिनत उत्पत्ति स्तर और उत्पत्ति राजा स्तर की कटाई की थी, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत मूल्यवान थी। उसे बस एक उपयुक्त वातावरण खोजने की जरूरत थी। वृद्धजोंग के अनुसार एक 10,000 साल पुराने ज्वालामुखी के अंदर खोजना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि केवल उस तरह की गर्मी गहन यिन सूर्यमुखी जल की ठंड को दबा सकती थी। हालांकि जोंग आओ ने कहा कि त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कम थी और उसे गहन यिन सूर्यमुखी जल को परिष्कृत करने से पहले संत राजा कोटि तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा, अन्यथा वह न केवल इसे परिष्कृत करने में विफल रहेगा बल्कि वह अपनी जान भी खो देगा। युवा स्वामी जुई का उससे मिलने से इनकार करने से त्रिपाठी जीवप्ती बहुत अधीर और परेशान हो गया था। इस दिन जब त्रिपाठी जीवप्ती फिर से उसके कमरे में आया तो संत राजा कोटि के स्वामी, जिन्हें उसकी रक्षा के लिए भेजा गया था, अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़े थे। त्रिपाठी जीवप्ती को अंदर जाने से विनम्रता से रोक रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1078। जैसे ही अंगरक्षक अपने चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उससे अपने भाइयों की जिम्मेदारियों के प्रति विचारशील होने के लिए कह रहे थे, अंदर से युवा स्वामी जुई की मधुर आवाज आई, उसे अंदर आने दो। जब अंगरक्षकों ने ये सुना तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें माफी मिल गई हो और वे जल्दी से हट गए। जाने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती को प्रोत्साहन भरी निगाहें डालना नहीं भूले। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, बस एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम रखा। कमरा ज्यादा नहीं बदला था, यह अभी भी पहले जैसा ही था, लेकिन युवा स्वामी जुई बहुत अधिक चिंतित लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में कड़वाहट का एक निशान चमक रहा था। उसने त्रिपाठी जीवप्ती की गुस्से वाली नजर से परहेज नहीं किया और बस उसे घूर कर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाओ और बात करो।
उसे इस तरह देखकर त्रिपाठी जीवक्ति गुस्से से भर गया, लेकिन उसे निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह महिला बहुत परेशान करने वाली है। वह स्पष्ट रूप से उससे अधिक मजबूत थी और अगर वे वास्तव में लड़ते तो वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। वह उसे आसानी से कुचल सकती थी, लेकिन इस पल में वह केवल कमजोरी की भावना पैदा करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति पर भरोसा कर सकती थी। ऐसा लगा जैसे उसने एक बड़ा दुख सहा हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने मेज पर चायदानी उठाए और अपने लिए एक कप चाय डाली। एक घूंट लेते हुए उसने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, योगास्वामी जुई की जैद सफेद उंगली त्रिपाठी जीवक्ति के होठों पर दब गई। उसकी उंगली ठंडी थी, लेकिन उसकी उंगलियों से एक हल्की सुगंध आ रही थी। कुछ मत कहो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, योगास्वामी जुई ने धीरे से कहा। उसका लहजा अभूतपूर्व रूप से नर्म था। क्या? त्रिपाठी जीवक्ति सतर्क हो गया, अपनी आंखें उस पर घुमाते हुए कहा, अगर ये तुम्हारा शरीर है तो भूल जाओ, मैंने पहले ही तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को अपने दिमाग में छाप लिया है, मैं अपनी आंखें बंद करके भी इसे याद कर सकता हूँ। एक कुत्ते का मुंह हाथी दांत नहीं थूक सकता। योगास्वामी जुई शर्मिंदा और गुस्से में दोनों थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की महिला हूँ जो तुम्हें रखने के लिए अपना शरीर बेच देगी? फिर तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? ये सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति बहुत आराम से हो गया। योगास्वामी जुई ने उस पर अपनी आंखें घुमाई, इससे पहले कि वह हाथ बढ़ाती और उसे एक दस्तावेज सौंपती। त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे संदेह से लिया और इसे ध्यान से पढ़ते हुए अपनी चाय पीना शुरू कर दिया। एक पल बाद उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई और वह एक खोखली हंसी में निकल गया। योगास्वामी जुई, क्या तुम्हारी शर्तें थोड़ी बहुत अच्छी नहीं हैं? मैं तुम्हारा अंगरक्षक बनूंगा, 1 साल में 1 लाख उच्च कोटि संत क्रिस्टल और 500 किलोमीटर का एक क्षेत्र। ये सही है, मेरे सभी अंगरक्षकों को ये लाभ मिलते हैं। बस इतना है कि हर किसी के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। योगास्वामी जुई ने शांति से अपने सामने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी कांपती छोटी उंगली ने उसकी घबराहट को धोखा दिया। अतीत में उसने आत्मा की जंजीरें के कारण त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति निकटता की भावना महसूस की, या यहाँ तक कि उसकी निकटता से नफरत नहीं की, लेकिन अब वह निश्चित थी कि आत्मा की जंजीरें के बिना भी वह निकटता उसकी आत्मा की गहराई में जड़ें जमा चुकी थी। जब आदतें दूसरी प्रकृति बन जाती हैं तो उन्हें बदलना आसान नहीं होता है। जिक्र न करें, उसके ज्ञान सागर पर पहले ही उसके द्वारा आक्रमण किया जा चुका था और उसके सभी रहस्य उजागर हो चुके थे। उसके सामने नग्न खड़े होने और उसे उसकी जांच करने की अनुमति देने की तुलना में ये और भी शर्मनाक था। योगास्वामी जुई ने ईमानदारी से उम्मीद की कि त्रिपाठी जीवक्ति रुक सकता है, हालांकि वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति उससे दूर होने का इंतजार नहीं कर सकता। अपनी चाय पीने का नाटक करते हुए योगास्वामी जुई ने चुपचाप त्रिपाठी जीवक्ति की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि उसे किसमें दिलचस्पी थी। हालांकि उसकी निराशा के लिए त्रिपाठी जीवक्ति ने रुचि के कोई संकेत नहीं दिखाए, इसके बजाय केवल दस्तावेज की शर्तों पर टिप्पणी की। मेरे पास 20 सुंदर दासियां हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने योगास्वामी जुई को देखा, क्या मैं एक अंगरक्षक नहीं हूँ? मेरे पास सुंदर दासियां कैसे हो सकती हैं? इसमें इतना अजीब क्या है? एक औसत अंगरक्षक स्वाभाविक रूप से एक नौकर होता है और उसके पास ऐसी चीजें रखने के लिए योग्य नहीं होता है, लेकिन मेरे योगास्वामी जुई के अंगरक्षक योग्य नहीं है। योगास्वामी जुई हल्के से मुस्कुराए। उसने त्रिपाठी जीवक्ति की आंखों में आकर्षण का एक निशान देखा और जल्दी से जोड़ा, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी महिलाओं का चयन कर सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मेरा हेंगलुओ वाणिज्य मंडल भी दास व्यापार में सौदा करता है। बड़े और छोटे परिवारों की कई युवा मालकिनें जो दिवालिया हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं, वे बेचे जाने की प्रतीक्षा कर रही वस्तुएं हैं। उन सभी की अच्छी शिक्षा है और उनकी योग्यता और ताकत खराब नहीं है। जहां तक मुझे पता है, सबसे मजबूत संत राजा कोटि तक पहुंच चुकी है। अगर तुम्हें एक नोबल यंग लेडी चाहिए तो तुम्हें एक नोबल यंग लेडी मिल सकती है, लेकिन अगर तुम्हें एक सुंदर लड़की चाहिए तो तुम्हें एक सुंदर लड़की मिल सकती है। त्रिपाठी जीवक्ति की कहानी में तेल और सिरका मिलाते हुए योगास्वामी जुई ने गुप्त रूप से उसे शाप दिया। उसने उसे इतनी उदार शर्तें पेश की थी, लेकिन वह उदासीन रहा था, फिर भी उसे इसमें दिलचस्पी थी। योगास्वामी जुई उसे हाथ बढ़ाकर गला घोंटने का इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन यह आदमी, योगास्वामी जुई ने अपने दिल में लाचार होकर आह भरी। यह अच्छा है, यह अच्छा है। त्रिपाठी जीवक्ति ने जोर से सिर हिलाया। उसने लंबे समय से सुंदर दासियों की लालसा की थी। टोंग शुवान क्षेत्र में वापस बहुत सारे परिचित थे, इसलिए उसने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जब वह तारामंडल में था, जहां आकाश ऊंचा था और पृथ्वी दूर थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने क्या किया। इसके अलावा, चूंकि वह अपनी छोटी वरिष्ठ बहन के साथ अंतरंग हो गया था, त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि वह पुरुष और महिला के मामले में थोड़ा और भोगी हो गया था, और उसने अजीब महिलाओं के साथ खेलने के विचार को अस्वीकार नहीं किया। पिछली बार शेंतु के महल में उसने थोड़ी सी बदमाशी में भी लिप्त था, एक भावना जिसे वह अभी भी भूल नहीं सका। तुम्हें भी लगता है कि यह अच्छा है? योगास्वामी जुई अभी भी मधुरता से मुस्कुराए, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है तो इस पर अपना हस्तचिन्ह लगाओ। एक बार जब तुम इस पर अपना हस्तचिन्ह लगा दोगे तो तुम मेरे योगास्वामी जुई के लोगों में से एक बन जाओगे। अब से तुम मेरी सुरक्षा में रहोगे। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है
तो बस मेरा नाम बताओ और मैं गारंटी देती हूँ कि तुम तारामंडल में बगल में चल पाओगे। मैं केकड़ा नहीं हूँ। त्रिपाठी जीवकती मुस्कुराया और दस्तावेज को वापस मेज पर रख दिया। युवा स्वामी जुई सीधे उसे घूरता रहा, उसकी खूबसूरत आंखें पलके नहीं झपका रही थी। त्रिपाठी जीवकती ने आह भरी और उसकी आंखों में देखने से इनकार कर दिया। क्या मतलब है? तुम जानती हो कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, तो तुम्हारे एक दास अनुबंध निकालने का क्या मतलब है? किसने कहा कि यह एक दास अनुबंध था? युवा स्वामी जुई ने माथे पर बल डाला। क्या यह नहीं लिखा है कि अनुबंध पर हर 5 साल में हस्ताक्षर किए जाएंगे? 5 साल बाद अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो हम फिर से चर्चा कर सकते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारे पास इसके बारे में सोचने के लिए अधिक समय हो। एक बार जब मैं इस पर हस्ताक्षर कर देता हूँ तो मैं अपने बाकी जीवन के लिए नहीं छोड़ पाऊंगा। युवा स्वामी जुई, चलो आत्मा की जंजीरें को अनलॉक करते हैं। अब से तुम अपना रास्ता चलो और मैं अपना चलूंगा। कुएं का पानी नदी के पानी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, त्रिपाठी जीवकती ने ईमानदारी से कहा। जब युवा स्वामी जुई ने ये क्रूर शब्द सुने तो उसे अचानक अपनी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं देने के लिए खुद को मजबूर किया और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। चमत्कारिक रूप से वे आंसू जल्दी से गायब हो गए, जैसे कि वे उसके अश्रु नलिकाओं में लौट आए हों। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे परवाह नहीं है, तुमने मुझे छुआ है, तुमने मुझे देखा है, तुमने मेरे ज्ञान सागर में भी प्रवेश किया है और मेरे रहस्यों में झांका है। तुम्हें मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, अन्यथा मुझे एक बड़ा नुकसान होगा। तुम्हारे केवल 2 रहस्य हैं। निश्चिंत रहो, मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा और उन्हें लीक नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान के साथ नहीं खेलूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी शक्तिशाली हो, त्रिपाठी जीवकती ने ईमानदारी से कहा। युवा स्वामी जुई और भी अधिक अपमानित हो गई। तुम वास्तव में वह रहस्य जानते हो? त्रिपाठी जीवकती ने अपना गाल खुजलाया और निर्दोषता से कहा, मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि एक महिला होने के अलावा तुम भी इस तरह के एक महान रहस्य को छिपा रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अध्यक्ष आईओ ने तुम्हें एक पुरुष के रूप में पाला। उसने इसे तुम्हारे भले के लिए किया, उसे दोष मत दो। मेरे भले के लिए। युवा स्वामी जुई की आंखों में अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी, क्योंकि उसने ठंडे ढंग से कहा, मैंने कई दशकों से अपनी माँ को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि इस रहस्य को रखने के लिए मेरे पिता ने उन सभी को मार डाला जो इसके बारे में जानते थे, मेरी माँ सहित। क्या ये भी मेरे भले के लिए है? त्रिपाठी जीवकती को पता नहीं था कि क्या कहना है। उसने युवा स्वामी जुई के शब्दों को भी उसके ज्ञान सागर से जासूसी की थी, लेकिन यह उसके परिवार का व्यवसाय था, इसलिए उसके लिए टिप्पणी करना सुविधाजनक नहीं था। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि युवा स्वामी जुई की मां मर गई थी या नहीं, इसलिए युवा स्वामी जुई ने केवल अफवाहें सुनी थी। तो क्या अगर मेरे पास ड्रैगन अस्थि मज्जा फीनिक्स शरीर है, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में हर कोई मेरे शरीर के माध्यम से देख सके और मुझे घर छीन सके? युवा स्वामी जुई गुस्से से चिल्लाई। उसकी भरी हुई छाती एक मोहक चाप में ऊपर और नीचे सांस ले रही थी। अपनी आवाज धीमी रखो। त्रिपाठी जीवकती चौंक गया। क्या तुम अभी भी जीना चाहती हो? तुम ऐसी बात के बारे में क्यों चिल्ला रही हो? त्रिपाठी जीवकती को इतना घबराया हुआ देखकर युवा स्वामी जुई खुद को थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करने से नहीं रोक सकी। जो गुस्सा उसने अभी एक पल पहले महसूस किया था वह उसके दिमाग से बाहर फेंक दिया गया था। इसके बजाय उसने उसे मुस्कुराया और कहा, तुम भी ये रहस्य जानते हो, तो तुम बिल्कुल भी क्यों नहीं ललचाते? तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रैगन अस्थि मज्जा फीनिक्स शरीर तुम्हें किस तरह के लाभ दे सकता है। बेशक मैं जानता हूँ। त्रिपाठी जीवकती ने उस पर एक नजर डाली। तुम्हारी यादों में उस व्यक्ति के शब्दों के अनुसार कोई भी पुरुष जो तुम्हारा आदमयन लेता है उसे अकल्पनीय लाभ मिलेगा। तुम्हारे वाणिज्य मंडल का चंद्रमा दासी व्यवसाय तुम्हारे संविधान से प्रेरित था, है ना? युवा स्वामी जुई ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं वाणिज्य मंडल में सबसे उत्कृष्ट चंद्रमा दासी हूँ, बस इतना है कि कोई नहीं जानता। जब मैं बेहोश थी तो तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से बहुत सारे अवसर थे, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ललचाए नहीं थे। तुम उस हद तक पवित्र नहीं हो। उसकी अभिव्यक्ति ने कहा कि उसने पहले ही उसके दिल, जिगर, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे को देख लिया था। हाँ, मैं ललचाया गया था, मैं मौत के लिए ललचाया गया था। त्रिपाठी जीवकती ने जोर से सिर हिलाया। जब मुझे ये रहस्य पता चला तो मैं तुम्हारे कपड़े उतारने और तुम्हें लेने का इंतजार नहीं कर सका। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? युवा स्वामी जुई की रुचि बढ़ गई। तुम ये भी जानते हो कि अगर तुमने ऐसा किया भी होता तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती, अधिक से अधिक मैं तुम्हें सिर्फ मारती। उसने हल्के ढंग से बात की, जैसे कि वह अपनी पवित्रता के बारे में बात नहीं कर रही थी, बल्कि एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रही थी जिसे वह जानती भी नहीं थी। त्रिपाठी जीवकती को सिरदर्द होने लगा और उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि कहा, मैं सिद्धांतों का आदमी हूँ। युवा स्वामी जुई ने अपने होठों को घुमाया। जाहिर है कि त्रिपाठी जीवकती के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारे संविधान की जांच करने वाले बुरे आदमी के अनुसार तुम्हारी ताकत जितनी अधिक होगी, तुम्हें लेने के लाभ उतने ही अधिक होंगे। तुम अब तृतीय कोटि संत राजा हो, इसलिए अगर मैं वास्तव में तुम्हें लेना चाहता तो मुझे डर है कि मैं सीधे प्रथम कोटि संत राजा कोटि में सफलता प्राप्त कर सकता था। त्रिपाठी जीवकती ने हल्के से कहा, लेकिन तो क्या? मुझे उस स्तर तक पहुंचने के लिए तुम्हारे शरीर की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं 3 साल में इसे हासिल कर सकता हूँ?
युवा स्वामी जुई चकित होकर त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने लगी। उसके साहसी शब्दों को सुनकर उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली हो गई, क्योंकि उसने बार बार सिर हिलाया, लापरवाही से पूछा, क्या होगा अगर मैं संत राजा नहीं बल्कि उत्पत्ति राजा थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे एक पल के लिए ऊपर और नीचे देखा, इससे पहले कि बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, तो तुम पहले ही मेरी हो जाती। युवा स्वामी जुई की खूबसूरत आंखों में धुंधलापन तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह अंतहीन तिरस्कार ने ले ली, क्योंकि उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, अंत में तुम्हारे पास अभी भी पर्याप्त लाभ नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिलने वाले लाभ बहुत कम हैं। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने खुलकर स्वीकार किया। तथाकथित सिद्धांतों के बारे में क्या, जो तुमने अभी बात की थी। युवा स्वामी जुई की आंखों में तिरस्कार और भी मजबूत हो गया। वह प्रतिबिल्ली कितना लायक है? त्रिपाठी जीवप्ती ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1079। शब्दों के एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद कोई भी दूसरे को समझाने में सक्षम नहीं था। कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने युवा स्वामी जुई को लाचारी से देखा। युवा स्वामी जुई अपने दिल में नाराजगी को शांत करने के लिए लगातार चाय पी रही थी। कप में चाय उसके द्वारा बहुत पहले ही खाली कर दी गई थी, उसमें केवल हवा बची थी। वातावरण इतना भारी था कि यह लगभग पागल कर रहा था। क्या तुम वास्तव में इतने निर्दयी हो? युवा स्वामी जुई ने अचानक अपना मुंह खोला, त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडे ढंग से घूरते हुए। इस आदमी की जिद ने उसे थोड़ा चोट पहुंचाई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, तुम जो चाहो कहो, मैं जाने वाला हूँ। इस बार मैंने एक बड़ा नुकसान सहा है, इसलिए मैं अपने जीवन को किसी और के साथ, खासकर तुम्हारे जैसी महिला के साथ जोड़ना नहीं चाहता। तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं, एक बार जब वे उजागर हो जाते हैं तो हेंगलुओ वाणिज्य मंडल भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अगर तुम मर जाती हो तो मैं भी तुम्हारा अनुसरण करूंगा। युवा स्वामी जुई का ड्रैगन अस्थि मज्जा फीनिक्स शरीर एक बहुत ही विशेष शरीर था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह वाणिज्य मंडल में सबसे अच्छी चंद्रमा दासी थी। जब एक चंद्रमा दासी पर एक पुरुष का कब्जा होता था तो वे केवल उस पुरुष को कुछ सूक्ष्म लाभ प्रदान करते थे। लेकिन युवा स्वामी जुई अलग थी। उसकी वर्तमान ताकत के साथ ये त्रिपाठी जीवप्ती के लिए सीधे संत राजा कोटि में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही युवा स्वामी जुई की ताकत में सुधार होगा, उसका शरीर पहले पुरुष के लिए अधिक लाभ लाएगा जिसने उसे अपने कब्जे में लिया था। इसके अलावा इस तरह का सुधार केवल ताकत में एक साधारण वृद्धि नहीं था, बल्कि किसी के दायरे में भी था। इस दुनिया में बहुत सारे स्वामी थे। बहुत से लोग सैकड़ों या हजारों वर्षों तक खेती कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक छोटे से दायरे में सफलता प्राप्त करने में विफल रहे। युवा स्वामी जुई का शरीर उनके लिए सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपकरण था। अध्यक्ष आईओ हमेशा दूरदर्शी रहे थे और युवा स्वामी जुई को एक पुरुष के रूप में पाला था जब वह केवल 3 साल की थी। इस तरह से कि ऐसी बात होगी। उस समय युवा स्वामी जुई हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के लिए केवल आपदा लाएगी। तुम मुझे कब तक बांध सकती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने युवा स्वामी जुई को उदासीनता से घूरकर देखा। प्रश्न से बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जबरन चुना गया तरबूज मीठा नहीं होता। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा आत्मा की जंजीरें के कारण है और दूसरा हिस्सा तुम्हारे स्त्री हृदय के कारण है। तुम इतने लंबे समय तक एक पुरुष के रूप में रही हो, लेकिन केवल मेरे सामने ही तुम खुद को छोड़ सकती हो और किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं कर सकती। तुम मुझे यहाँ रखना चाहती हो, इसका कारण ज्यादातर इस स्वतंत्रता के कारण है ना? युवा स्वामी जुई चुप रही। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों ने सीधे निशाने पर वार किया था, इसलिए उसके पास खंडन करने के लिए कुछ नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर और गर्वित हो गई, क्योंकि उसने अपनी आवाज धीमी कर दी। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक छोटा तृतीय कोटि संसाधक हूँ जिसे तुम जो चाहो करने का आदेश दे सकती हो, लेकिन क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश की है? चूंकि मैं अपनी मातृभूमि से तारामंडल में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति हूँ, तो मैं उस जगह का सबसे उत्कृष्ट मार्शल कलाकार हूँ। मैं उस जगह का स्वामी हूँ। युवा स्वामी जुई ने खुद को वापस त्रिपाठी जीवप्ती की ओर खींचा। क्या तुमने कभी राक्षस जानवर को वश में करने के लिए पकड़ने की कोशिश की है? क्या तुमने ऐसा किया है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। युवा स्वामी जुई खुद को अतीत के बारे में सोचने से नहीं रोक सकी जब उसने राक्षस राजा को पकड़ा था। वह राक्षस राजा जंगली और वश में करने में मुश्किल था और ये लोगों पर हिंसक रूप से हमला करेगा। उसने कितनी भी कोशिश की, वह इसे अपने आदेशों का पालन नहीं करा सकी और अंत में उसके पास इसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा स्वामी जुई ने अपना मुंह खोला, लेकिन पता नहीं चला कि क्या कहना है। इसके बारे में ध्यान से सोचो, मैं तुम्हें जवाब देने के लिए 3 दिन इंतजार करूंगा। मैं चीजों को बहुत अजीब नहीं बनाना चाहता। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर हल्के ढंग से नजर डाली, इससे पहले कि वह जाने के लिए मुड़ गया। उसकी आंखों से युवा स्वामी जुई एक तरह का दृढ़ संकल्प देख सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या चुनाव किया, त्रिपाठी जीवप्ती उसके अंगरक्षक के रूप में नहीं रहेगा। यह आदमी बस चला जाएगा। आत्मा की जंजीरें को अनलॉक किए बिना एक बार जब वह चला गया तो उसकी स्थिति चिंताजनक होगी। युवा स्वामी जुई किसी और की तुलना में बेहतर जानती थी कि बाहर की दुनिया में उद्यम करने के लिए तृतीय कोटि संसाधक के लिए ये कितना खतरनाक था, तो वह अपने जीवन को इतने कमजोर व्यक्ति के हाथों में छोड़कर कैसे आराम महसूस कर सकती थी। उसका दिमाग अव्यवस्था में था। युवा स्वामी जुई ने मेज पर कप पकड़ा और उसे जमीन पर फेंक दिया।
अंत में कुछ शब्द थूकने से पहले लंबे समय तक अपने दांत पीसती रही, निर्दयी और बेईमान। जब से वह एक बच्ची थी, वह कभी भी टकराव में नुकसान में नहीं रही थी। उसने हमेशा पहल की थी, चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी एक पुरुष हो या महिला, बुरा हो या जवान। जब तक वे उसके हाथों में पड़ते थे, वे केवल उसकी दया पर ही हो सकते थे। वाणिज्य मंडल के सभी वरिष्ठों ने कहा कि वह सबसे अच्छी उत्तराधिकारी और सबसे उत्कृष्ट थी। उसने एक स्पष्ट विवेक के साथ ऐसी प्रशंसा स्वीकार की, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के सामने उसने पाया कि उसे हर जगह दबाया जा रहा था। उसके पास उसका खंडन करने का भी मौका नहीं था, जिसने उसे बहुत परेशान किया और बहुत असमाहित भी किया। अपने कमरे में छिपकर युवा स्वामी जुई अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई, चुपचाप अपने अशांत मन की स्थिति को स्थिर करने के लिए अपनी गुप्त कला को प्रसारित कर रही थी। धीरे धीरे उसकी सांस स्थिर हो गई और उसने एक अलग दृष्टिकोण से त्रिपाठी जीवप्ती के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिया, साथ ही उसे रखने या जाने देने के पेशेवरों और विपक्षों के बारे में भी। युवा स्वामी जुई के कमरे से निकलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसने युवा स्वामी जुई को 3 दिन दिए। 3 दिनों के बाद युवा स्वामी जुई ने जो भी चुनाव किया, वह इस महिला से जितना हो सके दूर रहेगा। शायद यह आत्मा की जंजीरें के कारण था, लेकिन इस चुनाव ने उसे थोड़ा अनिच्छुक महसूस कराया। कई सिर जो इस दृश्य को देखने के लिए अपने सिर को चिपका रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती को और भी अधिक असहज महसूस करा रहे थे। अगर वे एक अच्छा शो देखना चाहते थे, तो वे बैठने के लिए एक बेहतर जगह क्यों नहीं ढूंढते। हर किसी का चेहरा गप्पी लोग से भरा हुआ था, जैसे कि वे स्थिति के बारे में पूछना चाहते थे लेकिन अपना मुंह खोलने के लिए बहुत शर्मिंदा थे। वृद्ध हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे इशारा किया। हालिका का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह लिन मूफेंग और अन्य के साथ चला गया। चलते समय कुछ चर्चा करने का नाटक कर रहा था, उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। वृद्ध हाँ, जब वे करीब आए तो त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से बुलाया। छोटे भाई, हालिका नाखुश लग रहा था। दूसरों के लिए मुझे वृद्ध हाँ कहना ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे ऐसा कहना थोड़ा अनुचित है। हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बाहरी लोग तुम्हें मुझे ऐसा कहते हुए सुनते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। युवा स्वामी को खेती के लिए कुछ सामग्री चाहिए, मुझे भंडारगृह तक ले चलो। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके विरोधों को अनदेखा कर दिया। युवा स्वामी को क्या चाहिए? हालिका एक पल के लिए जम गया, लेकिन उसने और सवाल नहीं पूछे। इसके बजाय मुड़कर कहा, मेरे साथ आओ, भंडारगृह में कुछ अच्छी चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि क्या वे युवा स्वामी की आंखों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होंगे। युवा स्वामी बहुत खास नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा। किसी भी मामले में वह 3 दिनों में जाने वाला था। इस बार युवा स्वामी जुई को जगाने के लिए उसने अपनी आधी जान खो दी थी और वर्षा तारा पर इतना समय बिताया था, इसलिए अगर वह जाने से पहले कुछ लाभ प्राप्त नहीं करता तो उसे दुख होगा। खासकर जब संत क्रिस्टल की बात आई तो त्रिपाठी जीवप्ती के पास एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। युवा स्वामी जुई के नाम का उधार लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक युवा स्वामी जुई को इसके बारे में पता चलता, वह बहुत पहले ही भाग गया होता। भंडारगृह के सामने हालिका और लिन मू फेंग में से प्रत्येक ने एक चाबी पकड़ी और भारी दरवाजा खोला। वृद्धा एक ईमानदार आदमी था, इसलिए वह भंडारगृह के दरवाजे पर खड़ा था और कहा, अंदर जाओ और खुद के लिए देखो। जो कुछ भी तुम देखते हो उसे लेने में संकोच न करें, हम यहाँ इंतजार करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और भंडारगृह में चला गया। एक पल में एक रंगीन रोशनी ने भंडारगृह को भर दिया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। यही ग्लूओ वाणिज्य मंडल की शाखा का भंडारगृह था और अंदर संग्रहित धन आश्चर्यजनक था। सभी प्रकार की खेती सामग्री, कलाकृतियां, गोलियां और यहाँ तक कि अंतरिक्ष वलय बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अंतरिक्ष भावना क्रिस्टल भी थे। चकाचौंध भरी चीजों को देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती सीधे संत क्रिस्टल के ढेर पर चला गया। यहाँ संत क्रिस्टल के पहाड़ थे, निम्न कोटि संत क्रिस्टल, मध्यम कोटि संत क्रिस्टल, उच्च कोटि संत क्रिस्टल। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल उच्च कोटि संत क्रिस्टल लिए, लगभग 50,000 लेने से पहले रुक गया। इतने सारे संत क्रिस्टल के साथ यह उसके लिए कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तारामंडल में इतना समय बिताने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को संत क्रिस्टल के मूल्य की कुछ समझ थी और वह अब उतना भ्रमित नहीं था जितना वह पहली बार में था। 50,000 उच्च कोटि संत क्रिस्टल एक उत्पत्ति स्तर उच्च कोटि कलाकृति खरीदने के लिए पर्याप्त थे। संत क्रिस्टल को लोड करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती उस जगह पर आया जहां जड़ी बूटियां संग्रहित थीं। अब त्रिपाठी जीवप्ती के पास बहुत सारे उत्पत्ति स्तर और उत्पत्ति राजा स्तर की जड़ी बूटियां थीं, लेकिन वह उन्हें फिलहाल उपयोग नहीं कर सकता था। आखिरकार उसके रसायन विद्या कौशल अभी भी कम थे। संत राजा कोटि की सामग्री ज्यादा नहीं थी और उसकी वर्तमान रसायनज्ञ रैंक सिर्फ मध्यम कोटि संत राजा कोटि थी, इसलिए अगर उसने काफी मेहनत की तो वह संत राजा कोटि उच्च कोटि की गोलियों को भी परिष्कृत कर सकता था। स्वाभाविक रूप से उसके पास जितने अधिक संत राजा कोटि की जड़ी बूटियां थीं, उतना ही बेहतर था, क्योंकि उनका उपयोग रसायन विद्या में उसके रसायन विद्या कौशल को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती अति नहीं गया। जब लाभ कमाने की बात आई तो वह कितना ले सकता था इसकी एक सीमा थी। उसे दूसरों को दुखी और संतुष्ट महसूस कराना था, बिना जीवन या मृत्यु की दुश्मनी पैदा किए। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस सीमा को बहुत अच्छी तरह से समझा और संत राजा कोटि की जड़ी बूटियों से एक वलय भरने के बाद रुक गया।
काली किताब। अंतरिक्ष में 2 पिचकाले गोल पत्थर ऐसे थे जैसे अथाह गड्ढे जिन्हें कभी भरा नहीं जा सकता था। पिछली बार जल चंद्रमा तारा पर त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा खरीदे गए अयस्कों को उनके द्वारा पूरी तरह से खा लिया गया था, इसलिए इस बार उन्हें फिर से भरने का एक अच्छा समय था। एक वाणिज्य मंडल शाखा का भंडारगृह होने के योग्य यहाँ संग्रहित अयस्कों का ग्रेड काफी अच्छा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ अंदर भर दिया, केवल तभी रुका जब उसे लगा कि यह पर्याप्त है। उन क्षेत्र में पहुंचना जहां कलाकृतियां संग्रहित थीं, त्रिपाठी जीवोक्ति ने प्रत्याशा में चारों ओर देखा। उसे यहाँ 1 या 2 उपयोगी कलाकृतियां मिलने की उम्मीद थी, अधिमानतः रक्षात्मक वाली। जहां तक आपत्तिजनक कलाकृतियों का सवाल है, त्रिपाठी जीवोक्ति ने हमेशा एक उदासीन रवैया रखा था। कलाकृतियों की तुलना में त्रिपाठी जीवोक्ति अपनी खुद की ताकत पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक था। हालांकि रक्षात्मक कलाकृतियां अलग थीं। इनमें से जितनी अधिक कलाकृतियां होंगी उतना ही बेहतर होगा, अपने जीवन की रक्षा करना उतना ही आसान होगा। लेकिन थोड़ी देर चारों ओर देखने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति निराश था। यहाँ बहुत सारी कलाकृतियां थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी त्रिपाठी जीवोक्ति की आंख को नहीं पकड़ा। यहाँ सबसे अच्छी कलाकृति केवल संत राजा कोटि उच्च कोटि थी और यह एक लंबी हथकड़ी थी। त्रिपाठी जीवोक्ति इस प्रकार के हथियार में कभी दिलचस्पी नहीं लेता था। केवल वे पुरुष जिनके दिमाग मांसपेशियों से भरे थे इस प्रकार की कलाकृति का उपयोग अपनी शक्ति दिखाने के लिए करना पसंद करेंगे। अगर वह खुद इसका इस्तेमाल करता तो यह निश्चित रूप से न तो मछली और न ही मुर्गी होती और इसे परिष्कृत करने में भी बहुत समय लगता। लंबे समय तक खोजने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने अनिच्छा से हार मान ली और भंडारगृह छोड़ दिया। हालिका और लिनमू फैंग जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को बाहर निकलते देखा, लेकिन उन्होंने यह नहीं पूछा कि उसने क्या लिया था, नहीं उन्होंने अंदर नुकसान की जांच की, बस अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वे अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि जब गृहतारा से लोग आएंगे तो युवा स्वामी उन्हें कुछ अच्छे शब्द डालने में मदद करेंगे ताकि गृहतारा उन्हें दंड से मुक्त कर दे। अब जब युवा स्वामी उनसे कुछ चाहता था तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से दरवाजा चौड़ा खोल दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति हेंग लुओ वाणिज्य मंडल के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सका। अगर हर खेती तारा का प्रभारी व्यक्ति वृद्धहा जितना गैर जिम्मेदार था तो क्या हेंग लुओ वाणिज्य मंडल को एक बड़ा नुकसान नहीं होगा। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 1080। जो गांव के कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवोक्ति ने आदरपूर्वक बूढ़े व्यक्ति के लिए एक कप शराब डाली। बूढ़ा व्यक्ति शांत और आराम से था, बिना किसी शर्मिंदगी के खुद का आनंद ले रहा था। अपना कप भरने के बाद जो गांव ने एक घूंट लिया, इससे पहले कि अपने होठों को घुमाता और उसे नीचे रख देता। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस इस वृद्ध स्वामी के बच्चे के बारे में कोई विचार न रखो। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया, मेरा मतलब वह नहीं था। वृद्ध जोंग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। कनिष्ठ बस वरिष्ठ को अलविदा कहना चाहता था। कनिष्ठ इस समय के दौरान वरिष्ठ की देखभाल के लिए गहराई से आभारी है। भले ही जो गांव एक अच्छा व्यक्ति था या नहीं, त्रिपाठी जीवोक्ति को इन दिनों जो गांव से वास्तव में बहुत देखभाल मिली थी। अगर उसके मार्गदर्शन के लिए नहीं होता तो त्रिपाठी जीवोक्ति को पता नहीं होता कि युवा स्वामी जुई को कैसे बचाना है या उसकी आत्मा अवतार को कैसे जगाना है। हालांकि जो गांव ने भी बहुत कुछ हासिल किया था, दूसरा पक्ष एक वृद्ध वरिष्ठ था, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति को कुछ सम्मान दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अलविदा। जो गांव चकित था, तुम जा रहे हो? हाँ, मैं 2 दिनों में जा रहा हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। जो गांव की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या तुम डरते हो कि युवा स्वामी जुई का तीसरा युवा स्वामी तुम्हें परेशानी में डालने आएगा? जाने का समय हो गया है। जब जल चंद्रमा तारा से कोई आता है, अगर तुम नहीं जाते तो तुम मर जाओगे। उसने अभी भी माना कि त्रिपाठी जीवोक्ति युवा स्वामी जुई की महिला को छूने के लिए काफी बोल्ड था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने समझाया नहीं और बस जो गांव को अटकलें लगाने दी। छोटे नादान, क्या तुम इस वृद्ध स्वामी का अनुसरण करने पर विचार करना चाहते हो? जो गांव ने अचानक प्रस्ताव दिया, ये सिर्फ एक महिला है। चूंकि युवा स्वामी अध्यक्ष आईओ का बेटा है, शायद वे बड़ी तस्वीर को देखने में असमर्थ नहीं होंगे। जब तक तुम इस वृद्ध स्वामी का अनुसरण करते हो, जब समय आता है तो यह वृद्ध स्वामी उस छोटे नादान से बात करेगा और उसे बड़ी चीजों को छोटी चीजों में बदलने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा एक तृतीय कोटि संत साधक हेंग लुओ वाणिज्य मंडल के पीछे से कैसे बच सकता है? हेंग लुओ तारा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि मुझे डर है कि तुम्हारे छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हर कोई मुझे क्यों चाहता है? त्रिपाठी जीवोक्ति को अपने दिल में उदास महसूस हुआ, लेकिन सतह पर उसने इसे नहीं दिखाया। वह जानता था कि वृद्ध जोंग ने उसकी रसायन विद्या योग्यता पर एक फैंसी ली थी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वृद्ध जोंग की दयालुता की बहुत सराहना की जाती है, लेकिन कनिष्ठ जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जो गांव ने हल्के से सिर हिलाया, उस मामले में ये वृद्ध स्वामी तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। यहाँ कुछ चीजें हैं, उन्हें लो और देखो। मैं देखता हूँ कि हालांकि रसायन विद्या में तुम्हारी योग्यता उत्कृष्ट है, तुम्हें व्यवस्थित शिक्षा नहीं मिली है। तुम्हें उच्च स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियों और गोलियों के औषधीय प्रभावों की पूरी समझ नहीं है। ये चीजें तुम्हारी मदद करने में सक्षम होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए जो गांव ने अपनी अंतरिक्ष वलय से कई प्राचीन पुस्तकें निकाली। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें चमक उठी और उसने उसके साथ औपचारिक रूप से खड़े नहीं हुए। उसने सभी किताबें ली और उन्हें अपनी वलय में रख दिया।
त्रिपाठी जीवप्ती इन प्राचीन पुस्तकों से बहुत परिचित था क्योंकि वे सभी ज़ोंग आओ के संग्रह का हिस्सा थे। उनमें से कुछ ज़ोंग आओ द्वारा खुद लिखी गई थी जबकि अन्य उसके द्वारा बाहर से एकत्र की गई थी। ये सभी पुस्तकें तारामंडल में विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों, ग्रेडों और बढ़ते वातावरण की व्याख्या करती थी। जब तक वह इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेता है, त्रिपाठी जीवप्ती की रसायन विद्या तकनीक तारामंडल के क्षेत्र से जुड़ने में सक्षम होगी। उसे अब ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जहां वह जड़ी बूटियों को नहीं पहचानता था। पिछली बार त्रिपाठी जीवप्ती बहुत ज्यादा नहीं देख पाया था और थोड़ा पछतावा महसूस किया था, ये सोचकर कि भविष्य में उसे ऐसा अच्छा अवसर नहीं मिल सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ज़ोंग आओ उसे देने के लिए पहल करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत आभारी था। छोटे नादान, इस वृद्ध व्यक्ति को बताओ, तुमने अपनी रसायन विद्या कौशल कहाँ से सीखा? तुम जिन आत्मा सरणियों का उपयोग करते हो वे तारामंडल में उन लोगों से कुछ अलग हैं। हालांकि वे एक ही स्रोत से आते हैं, फिर भी कुछ सूक्ष्म अंतर हैं। ज़ोंग आओ ने त्रिपाठी जीवप्ती के विवरण के बारे में उत्सुकता से पूछताछ की। वृद्ध ज़ोंग, जिस जगह से यह कनिष्ठ आया है वह एक निम्न स्तरीय महाद्वीप है। वहां का सबसे मजबूत साधक एक तृतीय कोटि संत है जो इस कनिष्ठ के वर्तमान स्तर के समान है। रसायनज्ञ का उच्चतम ग्रेड संत स्तर उच्च कोटि है और आत्मा घास, आत्मा दवाएं और कलाकृतियां सभी इस ग्रेड पर कैप किए गए हैं, इसलिए मुझे संत स्तर से ऊपर की सामग्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब कुछ भी नहीं छिपाया और शराब पीते हुए ज़ोंग आओ के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। ज़ोंग आओ बार बार चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती सरल नहीं था। एक निम्न स्तरीय महाद्वीप का एक व्यक्ति वास्तव में रसायन विद्या को इस हद तक समझने में सक्षम था, एक ही झटके में एक समस्या को हल कर रहा था जिसने उसे 100 साल तक परेशान किया था, जिससे वह अब ऐसी गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया था जिसमें गोली नसें बनने का 10% मौका था। अगर इस लड़के का जन्म तारामंडल में सबसे अच्छी खेती तारों में से एक पर हुआ होता तो उसकी क्या उपलब्धियां होती। ज़ोंग आओ की त्रिपाठी जीवप्ती के साथ बातचीत अधिक से अधिक सौहार्दपूर्ण हो गई। शराब के 3 दौर के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अलविदा कहा और चला गया। ज़ोंग आओ ने उसे रुकने के लिए आग्रह नहीं किया, केवल त्रिपाठी जीवप्ती को बताया कि त्रिपाठी जीवप्ती की अनुमति के बिना वह गोली नसें बनाने की विधि को उजागर नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा। चाहे वो कलाकृति परिष्कृत करता हो, रसायनज्ञ हो या यहाँ तक कि साधक हो, वे सभी लोगों का एक समूह थे जो अपने रहस्यों को संजोते थे और अपने खुद के विवरण का खुलासा नहीं करेंगे। वे अपने अनमोल मार्शल कौशल और ज्ञान को रहस्यों के रूप में मानेंगे जो केवल उनके अपने उत्तराधिकारियों को दिए जाएंगे। बाहरी लोगों के लिए उनके रहस्यों में झांकना असंभव था और एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वे मौत के लिए लड़ेंगे। ज़ोंग आओ त्रिपाठी जीवप्ती से गोली नसें बनाने की विधि सीखकर पहले ही बहुत संतुष्ट था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसका प्रचार नहीं करेगा। 2 दिन शांति से बीत गए। ज़ोंग आओ वापस अपनी पहाड़ घाटी में चला गया, जाहिरा तौर पर 1000 मुँह औषधि क्षेत्र को फिर से खेती करने के लिए। किसी भी मामले में इस बूढ़े व्यक्ति की खेती कम नहीं थी और उसके पास जीने के लिए अभी भी बहुत समय था, इसलिए औषधि क्षेत्र में जड़ी बूटियों की खेती करने के लिए बहुत समय था। युवा स्वामी ज़ुई और त्रिपाठी जीवप्ती भी पिछले 2 दिनों से अपने कमरों में बंद थे। हालिका और लिनमू फैंग को भी लगा कि माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हर दिन वे सावधानी से अपना खुद का व्यवसाय करते थे, ग्रह तारा से किसी के आने और यहाँ की स्थिति से निपटने के लिए इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती युवा स्वामी ज़ुई के कमरे में आया और बिना पूछे दरवाजा खोला और प्रवेश किया। कमरे में ठंडक लग रही थी क्योंकि युवा स्वामी ज़ुई मेज पर बैठी थी, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती को अंदर आते देखा तो उसने केवल अपनी आंखें उठाईं और उस पर एक नज़र डाली। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि युवा स्वामी ज़ुई का दिल गुस्से से भरा हुआ था और उसका रवैया कुछ दिनों पहले से कुछ अलग था। उसका कोमल शरीर अब एक ठंडी आभा से घिरा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को ब्रेस किया और उसके सामने बैठ गया। चलो पहले एक जाम पीते हैं। युवा स्वामी ज़ुई ने व्यक्तिगत रूप से शराब का एक गिलास डाला और उसे त्रिपाठी जीवप्ती के पास लाई। क्या ये जहरीला है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे अविश्वास से देखा। तुम्हें जहर देने से मुझे क्या फायदा होगा? युवा स्वामी ज़ुई ने उसे ठंडे ढंग से घूर कर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने साफ शराब को देखा और सिर हिलाया। भूल जाओ, चलो काम पर लग जाते हैं। इस शराब को पीने की कोई जरूरत नहीं है। वह निश्चित था कि इस शराब के बारे में कुछ अजीब था। युवा स्वामी ज़ुई की अपनी समझ के साथ यह महिला उसे आसानी से जाने नहीं देगी। त्रिपाठी जीवप्ती भी सौहार्दपूर्णता के सभी ढोंग को बहाने और उसके साथ एक दृश्य बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। उसे इतना सतर्क देखकर युवा स्वामी ज़ुई ने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया, गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। पीने के बाद उसने त्रिपाठी जीवप्ती के सामने गिलास को तोड़ दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? युवा स्वामी ज़ुई ने सीधे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे साथ शब्दों का खेल मत खेलो, यह अर्थहीन है। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले एक जवाब दिया था। क्या बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है? युवा स्वामी ज़ुई ने अभी भी हार नहीं मानी। नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। युवा स्वामी ज़ुई ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, अच्छा तुम सही हो, एक जबरन चुना गया तरबूज मीठा नहीं होता।
तुम और मैं अब आत्मा की जंजीरें से बंधे हुए हैं। अगर मैं वास्तव में तुम्हें रहने के लिए मजबूर करती हूँ, अगर एक दिन तुम आत्महत्या कर लेते हो, तो मैं तुम्हारे साथ दफन हो जाऊंगी। यह इसके लायक नहीं है। अगर तुम जाना चाहते हो तो हम आत्मा की जंजीरें को तोड़ देंगे और अब से कोई भी दूसरे की परवाह नहीं करेगा। यह अच्छा है कि तुम समझते हो। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश हुआ। इतना खुश मत हो। युवा स्वामी जुई धीरे धीरे उठी और कुछ कदम आगे बढ़ी। धीरे से अपने लाल होंठ खोले। जिस कारण से मैं इतनी हठी हूँ और तुम्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं हूँ, वह आत्मा की जंजीरें के कारण हो सकता है, लेकिन तुम सही हो, इसका एक बड़ा हिस्सा मेरे लड़की के दिल के कारण है। 3 साल की उम्र से अब तक केवल तुम्हारे सामने ही मैं वास्तव में खुद को छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय के दौरान बहुत खुश रही हूँ। वृद्धजोग ने मुझे बताया कि तुम्हें जगाने के लिए तुमने लगभग अपनी जान खो दी। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था। चूंकि वृद्धजोग ने ऐसा कहा, वह झूठ नहीं बोलेगा। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसी महिला के लिए किसी ने भी इतनी मेहनत नहीं की है। ये पहली बार है जब मेरी एक महिला के रूप में देखभाल की गई है। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला, गुप्त रूप से सतर्क हो गया। युवा स्वामी जुई जितना अधिक बोलती थी, उसे संकट की भावना उतनी ही अधिक महसूस होती थी। उसके जैसे किसी के लिए एक बार जब उसने अपनी सच्ची भावनाओं का खुलासा किया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो परिणाम अत्यंत भयानक होंगे। एक बार जब हम आत्मा की जंजीरें जारी करते हैं, तो बंधन की उस परत के बिना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं सबसे अधिक संभावना है कि